बेटा, आप लोगों को पता है आज का जो कार्यक्रम है उसमें क्या होने वाला है? चलिए, आज से लगभग 91 ईयर्स पहले, मतलब 1930 में महात्मा गांधी ने नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ सविनय आंदोलन स्टार्ट किया था। और उसके लिए उन्होंने क्या किया था, दांडी यात्रा की थी। और दांडी यात्रा की अगर बात करें तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? साबरमती आश्रम। पता है साबरमती आश्रम कहाँ है? ये पता है? गुजरात में। तो गुजरात में जो साबरमती आश्रम है वहाँ से उन्होंने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी। और उसके बाद समुद्र तट के पास एक गांव है जिसका नाम क्या है? दांडी। समुद्र तट के पास वाला गांव क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि वहाँ से नमक बनता है। और चूँकि आंदोलन नमक के लिए था, नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था उसके विरोध में था, इस कारण उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन था जहाँ पे वो आंदोलन या वो जो दांडी मार्च था वो खत्म हुआ, वो कहाँ पे खत्म हुआ? दांडी, है ना, दांडी नामक गांव था। वहाँ पे जाके ये 5 अप्रैल को खत्म हुआ था। तो 12 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल को खत्म हुआ था 1930 में, जो गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा की गई थी। तो आपको पता है कि अभी आज़ादी का अपना जो देश है वो आज़ाद हुआ था 1947 में। और आज़ादी को होने को अपना कौन सा साल चल रहा है? 75वां साल चल रहा है। 75th ईयर चल रहा है आज़ादी के लिए। और इसको हम काय के रूप में मना रहे हैं? अमृत महोत्सव के रूप में। अमृत महोत्सव का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा सिल्वर जुबली, उसके बाद क्या आता है? गोल्डन जुबली, फिर क्या होता है? प्लेटिनम जुबली। तो आज़ादी के चूँकि 75 ईयर्स हो चुके हैं, या यूँ कहो कि 75 वर्ष चल रहा है, उसको हम काय के रूप में मना रहे हैं? अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो 15 अगस्त 19 जो अपना आएगा 15 अगस्त 2021 तक काफ़ी सारे कार्यक्रम इस बीच में होने वाले हैं। और उसका जो शुभारंभ है वो आज हम कर रहे हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो क्या है? दांडी यात्रा का महत्व, उसके ऊपर व्याख्यान दिया जाएगा। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। हमारे बीच में मौजूद है श्री वीरेंद्र धीर जी। वीरेंद्र धीर जी के बारे में अगर आपको बताया जाए तो आज हमारे बीच में जो सर हैं वो एक प्रकार से क्या है, साहित्य जगत से जुड़े हुए, साहित्य जगत से जुड़ी हुई काफ़ी प्रसिद्ध हस्ती है। साहित्यिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। कई सामाजिक कार्यक्रमों से, सामाजिक आंदोलनों से वो जुड़े हुए हैं। और आकाशवाणी और दूरदर्शन पे अनेक जो इस टाइप के वैचारिक गोष्ठियाँ होती है, उन वैचारिक गोष्ठियों में सर का जो व्याख्यान है वो कई बार हुआ है। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपका सबसे पहले स्वागत करता हूँ सर का, महाविद्यालय परिवार की ओर से सर का, और साथ में जो मैडम आई है, सर की वाइफ है, दोनों का मैं स्वागत करता हूँ। और उसके बाद सीधे मैं आमंत्रित करता हूँ श्री वीरेंद्र धीर जी को कि वो आए और जो आज का विषय हमारा दांडी यात्रा का महत्व, उसके बारे में आप लोगों से सर रूबरू होंगे। एक्चुअली ये व्याख्यान नहीं है, व्याख्यान के बजाय सर का यह कहना था कि वो बच्चों के साथ क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। प्लीज़ वेलकम। व्यक्तिगत बहुत संभव नहीं है, परंतु व्यक्तिगत परिचय से ज़्यादा परिचय हम लोगों को ये आवाज़ नहीं आ रही। हम मानव के रूप में परिचित रहेंगे। जैसे मैंने गांधी जी को नहीं देखा, परंतु मैं उनसे बहुत अच्छे से परिचित हूँ। आप सभी परिचित हैं। मैंने गांधी को, वैसे गांधी शब्द जो है उसके पहले मैं जानता नहीं। सर हैं, आप हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, ये पूरा परिवार, आपका महाविद्यालय परिवार, सभी को बधाई देता हूँ। अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। 2022 में हम लोग मनाएंगे 75 वर्षगांठ हमारे स्वतंत्रता दिवस की। तो उसकी तैयारी हमने 1.5 साल पहले से मनानी शुरू की। तो हमको इस आज़ादी की कीमत मालूम है। हम उसको एक फंक्शन के रूप में या एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। इतने दिनों को हमने जोड़ कर रखा है, पूरे 75 पहले से। निश्चित रूप से आज़ादी का जो पर्याय है वो 2 शब्द हैं। गांधी पूरे आज़ादी का पर्याय है।
गांधी जो शब्द इतना दो हल्कों का, दो लफ्ज़ों का है ये, परंतु इस पे बात करना जितना सरल है उतना कठिन भी है, क्योंकि इस पूरे दो शब्दों के उसमें उन्होंने पूरा दर्शन समा दिया। केवल जीवन का दर्शन नहीं, अब उसको फकीर कहें, दरवेश कहें, संत कहें, महात्मा कहें, तो गांधी पे बोलना मेरे को बहुत कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हाँ ठीक है, मैं अपने बीच में किसी व्यक्ति के बारे में बात करूँगा, या और कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या कहूँ गांधी को, कहीं अन्याय न कर बैठूं कि गांधी को मैं समझ पाया या नहीं, या हम सब मिलकर समझ पाए कि नहीं। बहरहाल हम लोग बहुत छोटे छोटे से उसमें हैं, क्योंकि आज का जो दौर हम जी रहे हैं उसमें हम एक समग्रता में नहीं देख पाते चीज़ों को। फिर भी तो गांधी पर मैं बात करूँगा थोड़ा सा देर में, क्योंकि गांधी शायद हम लोग पहले समझें, वो उनका एक बहुत छोटा सा काम वो समझते हैं कि हाँ ये मेरे बहुत सारे उसमें, जैसे उन्होंने कहा कि मेरी सत्य के साथ प्रयोग, वो एक प्रयोग मात्र है दांडी यात्रा जिसको हम देखते हैं। हाँ, परंतु ये उस दौर का, उस समय का एक सबसे बड़ा आंदोलन हम कह सकते हैं, जिसको कि आज हम लोग बहुत भीड़ के रूप में देखते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। जब वो साबरमती आश्रम से जब निकले तो बस हम कुछ जैसे लोग बैठे हैं, 10, 15, 20, 25, वो उठे, उन्होंने बोला कि इस चीज़ को करना, निकल पड़े। और धीरे धीरे लोग गाँवों से जुड़ते गए और वो एक हुजूम सा बना। तो वो उस दौर का इतना बड़ा आंदोलन था कि वैसा कोई वैचारिक या एकदम प्रैक्टिकल दिखने वाला, तो मैं गांधी को वहाँ से जोड़ना चाहूँगा कि गांधी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यानी आचरण से सीधे सीधे गांधी को एक इंसान के रूप में भी देखें, जैसे हम कृष्ण की लीलाओं को बोलते हैं कि कृष्ण ने मानव रूप धरा और वो इंसानों के रूप में हमारे बीच में खेलते कूदते रहे, बस वैसे ही गांधी थे। तो गांधी एक विचारधारा के रूप में ज़्यादा हमें दिखते हैं, एक वाद के रूप में ज़्यादा दिखाई देते हैं। हम गांधी को एक महज इंसान के रूप में ना देखें तो बेहतर होगा। वो बहुत सरल थे। अच्छा, सबसे कठिन होता है जब हम किसी सरलता के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो तरल होता। गांधी इतने तरल थे कि वो किसी में भी घुल मिल जाते थे, किसी भी माहौल में आप उसको पहचान नहीं सकते थे कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें इस व्यक्ति से, क्योंकि वो उसके मन की बात करते थे, वो मेरे मन की बात करते थे। उनको आज लगा कि अभी ये ज़रूरी है, तो वो ये नहीं बनाते थे कि इसकी प्लानिंग होगी करके, वो उस चीज़ को तुरंत, तो वो आचरण ज़्यादा थे। विचार और आचरण, सिर्फ विचार का होना कोई मानी नहीं जब तक कि वो आचरण में नहीं है। तो गांधी जितना थ्योरी बहुत कम थी गांधी की, वो पूरा पूरा आचरण और प्रैक्टिकल। इसलिए गांधी को समेटना या गांधी की बात करना अच्छा भी लगता है, और आज के दौर में तो ये बहुत ज़रूरी हो गया कि हम सब आपस में रोज गांधी की बात करें। मुझे याद आता है कि मैं बहुत छोटा था और मैंने उस समय मेरे हाथ में मेरी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, मेरे माता पिता के हाथ में थी। तो मैं एक वीकली भजन संध्या कहीं होती थी, उस भवन का नाम गांधी भवन था। अब वो मैं हर हफ्ते वहाँ जाता, परंतु मुझे भजन में शायद उतना मन नहीं रहता था मेरा, क्योंकि वो बहुत छोटा। पर वहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी गांधी भवन में, बहुत सारी किताबें। मेरा मन उन किताबों को देखने में ज़्यादा रुचता था, मैं ज़्यादा देखना पसंद करता था उन किताबों को। ये बात मेरे पिताजी नोटिस करते थे कि ये भजन में आता है, परंतु इसका ध्यान उसमें नहीं रहता, और ये लाइब्रेरी की वो किताबों में शाम का समय होता था तो वो, पर मैंने क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर था वो गांधी भवन, तो वो मुझे वहाँ से, परंतु उन्होंने मुझे फिर अपने कॉलेज, मेरे पिताजी कॉलेज के प्राचार्य थे, ऐसे ही डिग्री कॉलेज के, और उन्होंने मुझे फिर पहली बार, मैं बहुत छोटा था ध्यान रखिए, उन्होंने मुझे वो गांधी दर्शन या बापू गांधी उन्होंने ला के दिया। मैं समझ गया कि इन्होंने मुझे देख लिया कि मैं
और उस दिन से फिर मेरा गांधी के साथ परिचय शुरू हुआ। कोशिश करता हूँ गांधी को आचरण में रखने की बहुत ज़्यादा, अपनी कस्तूरबा को साथ में लेके चलने की कोशिश करता हूँ हर जगह। यानी केवल विचार नहीं रखूँगा, हमेशा हम इसको कोशिश करें कि गांधी को हम अपने जीवन में रखें। अच्छा, आज का जो दौर है, मैं बहुत ज़्यादा बाहर की बात नहीं करूँगा, गांधी पे केंद्रित रहते हैं, परंतु आवश्यकता आज शायद गांधी की आज ज़्यादा महसूस हो रही है। गांधी की शायद उस दिन देह समाप्त हुई थी, उस दिन शायद मुझे उतना दुख नहीं था जब मैंने पढ़ा कि उनकी, तो एक देह जाने का दुख था कि शायद और कितने विचार हमको मिलते और कितने आंदोलन हम और देख पाते, या कितना एक अलग सा जीवन हम और देख पाते यदि वो शरीर हमारे बीच में मौजूद होते। खैर, वो देह उस दिन चली गई, परंतु अपने पीछे विचार, पूरे एक विचार पुंज, एक ऊर्जा पुंज छोड़ कर गए जीवित। हमारे बीच में वो आज भी है, विचार के रूप में, एक ऊर्जा पुंज के रूप में, एक वाद के रूप में। हम गांधी के बारे में बात करते हैं, परंतु गांधीवाद के बारे में बात करने से बचते हैं। ये हम लोगों का डर है। सबसे डरपोक आदमी से गांधी जी, उन्होंने खुद अपनी जीवनी में लिखा, महादेव भाई जो उनके किए थे उनके साथ वो शेयर किए कि यार मैं इनसे डरपोक आदमी कोई नहीं है। आप लोगों ने यदि फिल्म देखी है मेकिंग ऑफ महात्मा या गांधी मूवी देखी है, आप लोगों ने देखी होगी मेकिंग ऑफ महात्मा। यदि आप मूवी देखेंगे, उन्होंने पहले ही उसमें बताया कि भाई मुझे डर बहुत लगता है, मतलब मैं बहुत डरपोक सा था, क्लास में डरते थे, वो हर जगह डर ही लगता था उनको। और जो आज हम लोग ऐड में देखते हैं कि डर के आगे जीत है, एंड ही रियली रिफ्लेक्टेड दैट लाइन कि अब डर के आगे ही जीत है। वही साहस उनका बना। जितना जितना वो हर चीज से डरते थे, उतना ही साहस वो उस चीज को करते थे। दांडी यात्रा भी उसी का, उन्होंने नमक का वो पढ़ा और उन्होंने दांडी यात्रा निकाली। वो डर के कारण कि क्या होगा मुझे मालूम नहीं। आप उस सीन को याद करने की कोशिश करिए, बहुत मशहूर फिल्म है गांधी एटनबरो की, कि दक्षिण अफ्रीका में जब वो परिचय पत्र जलाने के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके पैर कांपते हैं, हाथ कांपते हैं, वो डर में है, परंतु वो डर ही उनका साहस का केंद्र बिंदु है। वो अपना परिचय पत्र बहुत, उनको लगता है कि अब लाठी पड़ेगी, तब लाठी पड़ेगी, क्योंकि वो चाहते नहीं लाठी खाना। वो समझते हैं कि ये जो सामने इंसान है वो भी मेरे जैसा है। वहां से जन्म होता है अहिंसा का, उस पॉइंट से तब वो उसको शस्त्र का नाम देते हैं, क्योंकि हिंसा बहुत आसान है करना, बहुत ही आसान। उन्होंने देखा, अच्छा ये कोई, हमने कभी सोचा कि गांधी जी एक फोकस्ड थे, एकदम बहुत बहुत एकाग्र। एक उनका ध्येय था कि आज़ादी, बस। इसलिए कई लोग उन पर आरोप लगाते हैं। देखिए, गांधी की बात करना एक बहुत समग्रता है, मैं बहुत बिखराव के साथ चल के उस पर आता हूँ। आप लोगों से बात करके इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये नई पीढ़ी है। और आज अच्छा, आप लोग गांधी को कितना जान पाते हैं? कुछ नाम सुना या सिर्फ परिचय जानते हैं? मैं ये नहीं बताऊंगा कि गांधी जी कब पैदा हुए, कोई आवश्यकता नहीं बची है ना, या उन्होंने क्या क्या किया, ये उसका बखान करना शायद ज़रूरी नहीं। हमको वाद और विचार के बारे में शायद ज़्यादा ज़रूरी बातें होंगी। आज की युवा पीढ़ी के सामने जो समस्याएं हैं वो सिर्फ उस वाद से ही पूरी होंगी। तो कई लोग आरोप लगाना बहुत आसान है गांधी जी के ऊपर कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, परंतु उस समय का मेन जो था फोकस वो आज़ादी था, निश्चित रूप से सभी की। और क्योंकि उनका लंबा समय दक्षिण अफ्रीका और बाहर बीता, उन्होंने उस चीज़ को भोगा, हिंसा को भोगा। जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, जब उन्होंने जुलू लोगों के साथ वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और जब वो एक्चुअल गाड़ी लेकर निकल जाते हैं फील्ड पे कि घायलों की मदद करूँ मैं, उनको कुछ नहीं आता है। उन्होंने हर चीज़ करके सीखी आचरण में लाके कि भाई मैं नर्स बन जाऊँ। नर्स का उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इस प्रकार की लाइन लेकर चलूँ। और 1893 में वो घटना हो जाती है कि उनको डब्बे से लात मार के बाहर निकाल देते हैं। एंड दैट वाज द पॉइंट।
तब वहाँ से व्यक्तिगत आग या अपमान महसूस किया जाता है उस आदमी के द्वारा, जब वो गांधी नहीं थे। तब वो सिर्फ एक प्रदेश में एक आम इंसान थे, एक ब्लडी कुली कह सकते हैं जिसको। वो दिन था जिस दिन उन्होंने तय किया कि आपने मुझे डब्बे से बाहर निकाला, मैं अपने आपको देश से बाहर निकाल दूँ। तो व्यक्तिगत अपना वहाँ से उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी, यदि मैंने एक भी बार किसी को गाली भी बक दी या हिंसा का एक थप्पड़ भी लगाया तो वो मुझे कूट के रख देगा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो मैं खत्म हो जाऊंगा उस दिन। अब बचा क्या फिर? एक तो डर को ऊपर से ये, तो बोले करूँ क्या? तो अहिंसा वहां से पैदा हुई और वो सबसे बड़ा शख्स उन्होंने यूज किया। उन्होंने किसी को नहीं बोला भाई सब लाठी खाने से डरेंगे, दांडी यात्रा हो चाहे वो। अच्छा, वो विरोध क्यों करते थे? जैसे विरोध हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के साथ विरोध है, कहीं उन्होंने भगत सिंह का साथ नहीं दिया, वो फांसी, वो हिंसा का साथ नहीं दे सकते किसी भी सूरत। तो उन्होंने फिर व्यक्ति का साथ, हिंसा का साथ कैसे नहीं देना? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भगत सिंह मरे, वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी मरे। तो जैसे जब जब किसी ने हिंसा का रास्ता अपना, वो बहुत घोर विरोध में आए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक वैचारिक बुद्धि से भरा हुआ आदमी, हम और आप जैसा, जो कि भविष्य में बहुत काम आ सकता है देश के, वो एक बचकानी की हरकत से मर जाए। तो ये उनका व्यक्तिगत लॉस होता था, इसलिए वो बहुत विफल जाते थे कि ये जरूरत क्या है सुभाष को करने की। जब उनसे वो अलग होकर चले गए, जब वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के और वो उनसे अलग होकर चले गए, तो गांधी जी दुखी थे कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप हिंसा के रास्ते। उनको मालूम था कि आप हिंसा करेंगे, सामने वाला बहुत ताकतवर है और उसको मौका मिलेगा उस चीज को दबाने का, दमन का। और आप अंग्रेजों को जानते हैं, अंग्रेजों, अच्छा ठीक है, गांधी जी कभी भी पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, वो ही वॉज नेवर ए कांग्रेस। ये हम लोग की बहुत बड़ी भूल है कि हम उसको एक पार्टी से या एक कांग्रेस से या उससे जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को में एक बहुत बड़ा वो है कि हम हमेशा मूर्ति को ही देखना चाहते हैं, हम पीछे के उसको नहीं देखते, आभा को नहीं देखते हैं, मैंने मंडल को नहीं देखते, आभा मंडल को। हमको एक मूर्ति दे दो, हम उसको पूज लेंगे, हम उसको जानेंगे नहीं या हम उसको आचरण में नहीं लाएंगे। ये हमारा एक बहुत बड़ा दोष है हम सब में, कि हम बहुत आसानी से कट के निकल जाना चाहते हैं अपने आप से भी। समय भी ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, परंतु क्या हम विचार को छोड़ सकते हैं? जिस दिन हमने विचार को छोड़ दिया, आप लोग खोखले लोग हैं, सिर्फ देर, कुछ भी नहीं है। तो गांधी पे जब जब हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा दांडी यात्रा के महत्व पे आते हैं, यानी जो आज का विषय है, इसलिए कि नमक क्या है? नमक हमारी रगों में बहता है और वो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है, विश्वास पैदा करता है। सिर्फ एक कानून के अगेंस्ट में यात्रा नहीं निकाली गई दांडी यात्रा, ये बताया गया कि ये धरती यानी धरा जो है, उसका ये जो पोर्शन है जिसमें हम हैं, वो हमारा है, हम इससे नमक से जुड़े हैं। वो गांधी ने उस चीज़ को महसूस किया, तब तक उसका। अच्छा, ये भी हम सोचना चाहिए हमको कि क्यों गांधी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज को नहीं कर पाता था। ये हमने कभी नहीं सोचा कि भाई गांधी ही क्यों, आप कोई भी उसके बाजू वाला आदमी भी सोच सकता था कि सर ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। हम जब आंदोलनों की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, तब हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों गांधी के दिमाग में वो ख्याल आता था। अच्छा, वो उसमें किसी की नहीं सुनते थे। उनका ऐसा रूड बिहेवियर क्यों था अपने ही सहयोगियों के प्रति? क्योंकि वो क्या करते थे कि जिस क्षण उनके मन में विचार आता था, वो उसको पूरा बुन लेते थे कि इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। इसलिए वो अपने सहयोगियों के साथ भी बहुत ज्यादा रूड हो जाते थे कि नहीं, मुझे उपवास पर बैठना है तो बैठना है, फिर आप कुछ भी करिए। फिर वो किसी की नहीं सुनते थे। इसलिए मैं उनको अलग कर पाता हूँ एक पार्टी से, एक फोरम से। वो हमेशा एकात्मवाद को उन्होंने काम किया, क्योंकि उनको मालूम था कि चोट कहाँ जाकर होगी, जहाँ पर
अहिंसा का शर्त से भी काम करे और वैचार भी बने रहे। तो उन्होंने हमेशा वही किया कि वो उपवास, उन्होंने जहाँ से आया, आप सोच कर देखिए, हम लोग एक समय भूखे नहीं रहते, और वो कृष्णकाय व्यक्ति पूरे पूरे 21 दिन उपवास पर बैठता था। अच्छा, उसका कोई ध्येय नहीं था उस समय कि मैं इससे मेरा क्या होने वाला है, इससे उनका व्यक्तिगत लाभ कहीं से कहीं नहीं। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा, मैं जहाँ तक मैंने पढ़कर जाना उनको, कि वो सोशल एजुकेटर ज़्यादा थे। मैंने किसी एक फोरम के सदस्य कहना या किसी पार्टी या किसी विचारधारा को उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा वाद चलेगा या मेरा वो चलेगा। इसलिए फिर बीच में ये हुआ कि 1930 पे है ना उनका पदार्पण। आपने कभी ये सोचा कि 1920 में गांधी युग माना जाता है शुरुआत, तो वो इतने पिछले सालों में, जब वो 1869 में उनकी पैदाइश हो गई और 1920 एक लंबा समय यानी 50 साल का व्यक्ति, तब वो पदार्पण करता है उस जगह पे जहाँ पर वो दिखाई देता है। उसके पहले वो दिखाई नहीं देते, 1920 के पहले गांधी जी दिखाई नहीं देते, और 1920 से लेके 1947 तक गांधी युग कहलाता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो क्यों 1920 तक वो आदमी दिखाई नहीं देता? यदि वो, हम एक शब्द का उपयोग अभी आजकल कर रहे हैं, मैं करना नहीं चाहता, सिर्फ उसको रेफरेंस के तौर पे ले रहा हूँ, क्योंकि वो आंदोलनजीवी नहीं था, इसलिए वो दिखाई नहीं दिया। उसने सिर्फ काम किया, छोटे 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 सीधे जनता से जुड़े या उस समस्या से जुड़े, तो उसने कभी दिखना पसंद नहीं किया। पर जब मास अपील की बात आई, जब मास अपील, जब हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में भीड़ पे काम होता है, और जब तक हम फिर दिखाई नहीं देते, वो मूर्ति पूजा हमारे यहाँ ज़्यादा जरूरी है कि जब तक हम सामने से बात नहीं करते हमारा विचार नहीं पहुँचता, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है उतना। तो सामने से जब हम कनेक्ट होकर बात करते हैं 1 to 1, तब हम लोग जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। इसको उन्होंने देखा। पहली बार का भाषण भी गांधी जी का यदि आपने देखा हो तो बहुत हिचक भरा था, आवाज़ ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि मेरा भाषण करना ज़रूरी है या आंदोलन करना ज़रूरी है। तो वो हमेशा पत्र लिखते थे, इसलिए उनका लेखन बहुत विशद है। उनका जो वाङ्मय है, जिसको महादेव भाई देसाई ने देखा उनके पूरे, और उन्होंने खुद लिखा, तो वो लिखना ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि उनका विचार वहाँ पे बहुत तेज़ी से निकल जाता था, बशर्ते कि मैं बात करूँ। आप लोगों के से 1-2 चीज़ें मैं जानना चाह रहा था कि गांधी की उस समय जब हत्या हुई, जब देह की हत्या हुई, पर वो आज की हत्या हम और आप रोज करते हैं, जब हम गांधी को उस वाद से अलग करते हैं, जब हम गांधी को सिर्फ व्यक्ति के रूप में पूजते हैं, आज उनकी फोटो पे माला चढ़ाते हैं या भाषण प्रतियोगिता करते हैं, तब हम उनको रोज मारते हैं, रोज उनकी हत्या करते हैं, क्योंकि हम उस वाद की बात नहीं करते, या उसको हम आचरण में, या हम आज क्या करें, आज का हमारा दिन क्या है। हमने अपने आप को इतना सीमित किया किताबों में। अच्छा, गांधी पढ़ा है? गांधी का कुछ पढ़ा है? कुछ भी पढ़ा है किसी ने? यानी कोई महादेव भाई देसाई की कोई ऑटो है, कुछ भी नहीं पढ़ा? देखिए, हाँ, तो थोड़ा बहुत हमने देखा जाना पढ़ा होगा कोई। तो कैसे तय कर पाते हैं कि मुझे उठ के निकलना है? आपने, मैं उस फिल्म का इसलिए रेफरेंस आपको बार बार दे रहा हूँ, क्योंकि वो मूर्ति जब तक दिखेगी नहीं मैं बता नहीं पाता। वो, उनका कोई समय निर्धारित नहीं था, वो बैठे थे, उन्होंने बातचीत की और वो उठे और किए। वो दांडी यात्रा शुरू हो गई, कई लोगों को समझ में भी नहीं आया कि ये एक कुछ चीज की शुरुआत हो गई। वो उन्होंने अपना ऐसा रखा, अपना दुपट्टा सिर पर तेज धूप में, बस ये चलती है, उनके हाथ में हम देख नहीं पाते। और आपने हमेशा देखा होगा कि उनके साथ में वो आभा और मनु हमेशा साथ में रहते थे, यानी उन्होंने कभी इस चीज़ को, उस जमाने में जहाँ पर महिलाएं घर से बाहर नहीं आती थी, उन्होंने हर समय ये कोशिश की कि जरूरत से ज़्यादा, यानी अधिकांश महिलाएं साथ में रहें। ये वो कैसे तय कर पाते हैं कि हम घरों से महिलाओं को निकाल पाते हैं उस समय में?
जबकि महिलाएं उस समय पर्दे में रहा करती थी, और ये बहुत ही अलग था। दो विभाग थे हमारे देश में पूरा, जो कि एक स्वतंत्रता को बिल्कुल भी नहीं समझना चाहता था कि स्वतंत्रता कोई चीज़ होती, देश को स्वतंत्र कराना है, आज़ाद कराना है। वो कहते थे कि ये ब्रिटिश राज है और वी आर द एम्प्लॉइज राज हो गया, हमको इतना, वो नौकरी करते थे कुछ लोग, और कुछ लोगों का ये शगल था, जो पैसे वाले थे या जो जागीरदार थे, ये उनका शगल था स्वतंत्रता। तो इन दोनों के में तालमेल बिठाना गांधी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक तरफ बहुत गरीब जनता थी और एक तरफ बहुत अमीर लोग जो कि ब्रिटिश राज की तरफ झुके हुए थे, ये जिनके लिए एक चार्म था, एक स्वतंत्रता कि चलो हम इस बुढ़े आदमी से जुड़ के मिलते हैं। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर पूरे देश का थर्ड क्लास में भ्रमण किया कि नहीं, मुझे शायद उनकी आवश्यकता नहीं है जितनी इनकी आवश्यकता है। तो दांडी से निकलते हैं ऐसे धूप में, है ना, उनको मालूम नहीं है कि करना क्या है, उनको लगता है कि इससे चेंज क्या आना है, वो कुछ भी नहीं सोच सकते, अंजाम तो उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, पर उनको ये विश्वास रहता है कि इससे बदलाव जो होता है वो कितना परिमाण होगा, ये मैं कैसे तय कर सकता हूँ, ये तो वो तय करेंगे जिनके लिए काम हो रहा है। तो दांडी यात्रा बस एक ऐसे ही क्षण उसमें शुरू हो जाती है। तो हम एक सोशल एजुकेटर के रूप में देखते हैं कि बदलाव, तो मैं वही इन आज की युवा पीढ़ी से ये प्रश्न रहता है कि हम जब पढ़ लेते हैं, किताबों को पढ़ लेते हैं, हम एक नौकरी पर चले जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसके बाद? क्या फिर देश को समझते हैं, क्या समाज को समझते हैं? तो उसके बाद हम सोचते हैं, हमारे पास समय रहता है क्या नेल पॉलिश लगाने के बाद या जो भी कुछ करने के बाद, या हम अपना प्रधान जब पूरा कर लेते हैं। मैंने देखा है कि जब मैंने उस तरफ से हटने की कोशिश की है, अपने वैचारिक द्वंद से हटने की जब भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं समय नष्ट करता हूँ, क्योंकि तब मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं करता मैं तो मैं सिर्फ एक देह हो जाता हूँ, भोजन करता हूँ और कपड़े पहनने में या उसमें समय नष्ट कर देता हूँ पूरे दिन के 8 घंटे। तो मुझे लगता है कि आज फिर हत्या हो गई, आज गांधी की फिर हत्या हो गई, मेरी भी हत्या हो गई, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ बदलाव लाया ही नहीं, न तो स्वयं में, न तो आप में, न तो पूरे समाज में या विश्व में या उसमें। अच्छा, आज इतने सारे, आज के दौर में जो इतनी सारी चीजें चल रही हैं, आज तो मैंने अच्छा नहीं लगता कि किस शब्द का उपयोग करें, डर लगता है कहीं जाकर कि क्या बोलें, किन लोगों के बीच में कितना बोलें, है ना, कि अच्छा अब नजरिया भी बदलने लगा है आज का, कि गांधी को हम 2 पर्सपेक्टिव से देखने लगे हैं, कि अब हम उसका उपयोग करें गांधी का, कुछ लोग उसका यूज करने लगे हैं, उनको बदलाव से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी दुकान लगा के बैठ गए गांधी के नाम पर, बहुत महापुरुषों के नाम पर मैं कहूँगा। तो ये भी एक बड़ी विडंबना आज के जमाने में हमको देखने मिल रही है। कोटेशन कुछ याद है क्या गांधी के? आप लोगों ने पढ़े कोटेशन? एक्चुअली क्या, मुझे कोटेशन बहुत याद नहीं रहते हैं, परंतु गांधी ने बहुत सारे कोटेशन दिए, तो उसमें 1-2 मुझे जो छू जाते हैं कहीं कहीं, ये कोटेशन शायद आज हमें बहुत ज़रूरत है, हर पल जीने की ज़रूरत है इन कोटेशन में। कि अभी मैं जो बात कर रहा था कि ज़रूरत की पूर्ति हमेशा ही हो, गांधी जी ने खुद कहा कि धरा पर इतना सारा फल है, फ्रूट है, सब कुछ है कि ज़रूरत की पूर्ति हमेशा होगी, कभी उसकी चिंता नहीं करेगी, परंतु लालच की कभी नहीं। ये उन्होंने इंग्लिश में कहा कि जरूरत की पूर्ति होगी पर लालच की नहीं, ग्रीड कभी भी कम नहीं होगा। और हम लोग आज जरूरत तो हमने छोड़ ही दी है, क्योंकि हमारी जरूरत शायद इतनी सी है और हम पूरा उसके आगे जाकर जीते हैं, लालच के आगे। हमारी जरूरत शायद नमक की थी और अब हम उससे बहुत आगे चले गए हैं, अब हमने उसको व्यवसाय में तब्दील कर दिया है। अब हम नेशन को नहीं सोचते, अब हम नेशन को निचोड़ पाए, अब हम नेशन का नमक निकाल पाए, ये नहीं करना है।
है ना, हमको सिर्फ हमारी ज़रूरत का हद से लेना चाहिए, लालच में नहीं, वो ये कहते हैं। और डर और साहस का वो रिश्ता बताते हैं कि हमें 2-4 बूंदे यदि समुद्र में खराब, समुद्र खराब नहीं है, आप उससे परेशान मत हुए कि आपके सामने वाला आपके अगेंस्ट में है, क्या कहता है वो, उससे परेशान ना, अपने डर को अपने भीतर रखिए, वही आपके साथ बन। तो समुद्र गंदा नहीं होता बोले बहुत 2-4-5 लोगों के कि वो विचार बदल देगा, आपके विचार बदल, उसको सुनिए, समझिए, अपनी बात पर पूरी रखिए, बहुत पोलाइटली। तो गांधी को हम और किस रूप में समझ पाते हैं, ये मैं बताऊं। गांधी की सीमाएं थी इंसान के रूप में, गांधी अपने आप को लिमिट करते हैं कहीं जाकर, हम उनको नहीं देख पाते, हम उन लिमिटेशंस को भी पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, परंतु गांधी जानते थे उन लिमिटेशंस को कि मैं इसके आगे नहीं जा पाऊंगा, यानी इसके आगे मैं सिर्फ छोड़ दूंगा एक सिरे को, उसको आपको पकड़ कर आगे चलना होगा। वो सीमाएं क्या होती थी गांधी कि जब वो इस पक्ष में आते थे, भक्ति के पक्ष में, कि भाई मुझे यहाँ पर जनता को यदि जोड़े रखना है तो मैं निर्विकार की पूजा नहीं बता सकता, उनको फिर भजन गाना होता है, फिर उनको कुछ प्रतीकों का उपयोग करना होता है, तब उनको राम का नाम लेना होता है, क्योंकि यदि इस भीड़ को जोड़ना है तो कुछ ना कुछ धागा चाहिए। वो सीमाएं वो मानते हैं, वो उन्होंने भले ही उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर ना चला हो अपने जीवन में, परंतु उनकी वो सुबह शाम की प्रेयर से मैंने निकाला निष्कर्ष कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम एक महासभ्य को पैदा करना चाहते हैं। उस सीमा से परे क्या था, गांधी की सीमाओं से परे था इम्प्रोवाइजेशन, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कोई थ्योरी तो थी नहीं कि ये मैंने थ्योरी बना ली है, इस पे एक्ट करना है। तो जब जब वो आता है कोई छोटी सी बात, जैसे हम देखते हैं कि जब पार्टीशन का समय बहुत पास आ गया, कि जब बात बन नहीं रही थी, जब जिन्ना और नेहरू पे बात आ गई, वो उठकर कलकत्ता चले जाते हैं, वो उस जगह पर चले जाते हैं जहां उनको मालूम है कि वो एक क्षण में मार दिए हैं। ये क्या है, ये इम्प्रोवाइजेशन है, ये प्रयोग कि क्या होगा, क्योंकि हम कभी भी ये मानते हैं कि 1930 के बाद जब बात होना शुरू हुई गांधी के बारे में, और जब वो धीरे धीरे राजनीति हावी होती चली गई माउंटबेटन के आने के बाद, तो गांधी अप्रासंगिक कहलाने लगे। फिर गांधी से लोगों ने पूछना बंद कर दिया, उनको सुनना बंद कर दिया। क्या वाकई गांधी अप्रासंगिक हो गए थे? मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि जो भी लाइन उस वक्त ली जा रही थी सभी के द्वारा, वो गांधी की लाइन थी। आप उससे हटकर कुछ कर पाते थे? वो उठकर नोआखली चले जाते हैं कोलकाता, जहाँ पर इतने भयानक दंगे उस समय हो रहे थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में। वैसे दंगे शायद हमने वेस्ट उसमें नहीं देखे, वेस्टर्न सेक्टर में नहीं देखे, पंजाब तरफ, जितने यहाँ पर। बंगाल का विभाजन पहले ही हो चुका था। उस समय वो सब छोड़कर दिल्ली, जहाँ पर इतना सारा सब कुछ चल रहा है, ये 46 की बात है, 1946 की बात, वो सब कुछ छोड़कर कोलकाता क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि उस वक्त उनको उस चीज से उन्होंने रास्ता दिखा दिया कि दिस वाज आज़ादी, ये हो गई आपकी स्वतंत्रता, मेरा जो काम है वो तो मैं करते ही रहूँगा प्रयोग के तौर, और वो नोआखली पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर एक इंसिडेंट होता है, यदि आपने देखा हो, कि एक्चुअल एक आदमी उनका पूरा गले पे वार कर देता है कि मैं आपको यही मार दूंगा। गांधी उसको कहते हैं कि ठीक है, यदि मेरे मारे जाने से समस्या हल होती है तुम्हारी तो निश्चित मार लो। समस्या उस दिन भी हल नहीं हुई और 30 जनवरी 1948 को भी हल नहीं हुई। वो समस्या आज भी खड़ी है। कुछ लोग जो ये मानते हैं कि वो समस्या की मूल हमने खत्म कर दिया उस 30 जनवरी को 11 बजे, ऐसा नहीं है। वो समस्या आज भी हमारे सामने 10 के 10 वो और से उठा के खड़े हो गए। तो गांधी एक चिंतन, एक आचरण, एक विचार, एक दर, एक प्रयोग, और इन सबका मिला जुला स्वरूप हो जाता है फिर गांधी का।
जिस दिन उनकी हत्या हुई गांधी मरे नहीं, उस दिन वो अमर हो गए। क्योंकि उस दिन क्या हो रहा था कि उस दिन के पहले तक, क्योंकि हत्या करने जैसा किसी के मन में विचार आ जाना, इसका मतलब ही निकलता है कि हमने उनको इंसान के रूप में देखना शुरू कर दिया, यानी हमने उनको बराबरी का देखना शुरू कर दिया था कि ये इंसान, अब हम इसको मार सकते हैं। वो देह को खत्म कर दिया निश्चित रूप से। तो उस दिन गांधी की हत्या नहीं हुई, उस दिन से अमर हुए बल्कि। तभी तो आज हम जान पा रहे हैं ना उनकी अहमियत को। यदि वो उसी दिन खत्म हो गए होते तो उस जमाने के कई सारे नेता यूं ही और कैसे भी कारण से खत्म हो गए। तो फिर गांधी क्यों बचते हैं? गांधी क्यों बचते हैं? लाला लाजपत राय को लाठी लगी, वो भी उनकी, परंतु वो कहीं ना कहीं हिंसा का सपोर्ट करते हुए पाए, इसलिए वो नहीं बचेगा जो जो उस विचार को छोड़कर जीवित था। अब ये है एक मजे की बात भी है कि जब गांधी जी के बारे में बात होती है तो उस विचार के बारे में बात होती है जिन्होंने उसकी हत्या की। ये कोई बहुत मायने नहीं रखता इसका कि उस विचारों को तो हमेशा ही सुनना चाहिए, तभी हम एक दूसरे के साथ स्वस्थ वातावरण में आगे जाएंगे। आज की आवश्यकता है कि आज दमन अब दूसरे रूप में है, वैचारिक दमन को आज हम देख पा रहे हैं। बहुत कुछ बोलना पॉलिटिकल उसमें बहुत अच्छा नहीं है आज के ज़माने में, आज का, परंतु फिर भी आप लोग, हम सब के बीच में जिम्मेदारी हमारी बनती है कि गांधी को हम जीना शुरू करें, ना कि उसके बारे में उसको पूजना बंद कर दें। गांधी को, मूर्ति को पूजना बंद कर दें, उसकी जीवनी ना जाने, उसके बारे किससे ना पढ़ाएं। गांधीवाद को सीधे जीने की कोशिश करें कि आज हम क्या करते हैं आज की डेट में एक दूसरे के साथ। ये कार्यक्रम होगा, ये समापन हो जाएगा, एक हो जाएगा कि दर्ज हो जाएगा। तो क्या गांधी से बिकने के लिए है? गांधी के लिए नहीं होना चाहिए। ये हमारे भीतर हमारे बीच में आना चाहिए। गांधी हमको सशरीर दिखना चाहिए। अभी बीच में एक फिल्म आई थी, मुन्ना भाई लगे रहो, उसमें आपने कभी उसका विश्लेषण किया है उस फिल्म का कि वो गांधी के बारे में ऐसा क्यों दिखाया गया कि एक गुंडा है और एक भांड मस्खरा है, एक गुंडा है और एक मस्खरा है, उनको ही दिखाई देते हैं वो गांधी, हम आपको नहीं दिखाई देते। वो फिल्म में आपने नोटिस किया क्या इस बात को कि एक सामान्य आदमी को, पढ़ने लिखने वाले इंसान को या प्रोफेसर को या मुझे या आपको, उनको नहीं दिखाई दिया, वो एक गुंडे को दिखाई देता है और एक मस्खरे जैसे आदमी को दिखाई देता है। ऐसा क्यों? उसमें भी यही बताने की कोशिश की गई कि एक गुंडा जो पूरा हिंसा में विश्वास करता है वो गांधी को देख पाता है, और एक मस्खरा जो जानता नहीं चीज़ों को, जो उसको लाइट लगता है कि ये क्या है, जो समय पर जीता है, वो देख पाता है। तो हमने क्या गांधी को फिर फैशन बना के रख लिया? गांधी को हमने खादी का ब्रांड एम्बेसडर बना के रख लिया। तो गांधी को फैशन के रूप में ना जिए, ट्रेंड के रूप में ना अपनाए, ये तो बलात्कार होगा उस व्यक्ति, उस विचार, उस बात के साथ। तो हम लोग गांधी को अब वही करने लगे हैं शायद कि भाई मैं गांधीवादी हूँ, मैं गांधीवादी हूँ, आचरण में कहाँ हूँ? बहुत छोटे से आचरण में दिखाई देना चाहिए आपको। तो हमने उनको ब्रांड के रूप में अपना लिया, फैशन के रूप में अपना लिया, है ना। हम उनको जल्दी से जल्दी वो गांधी के 3 बंदरों के रूप में देख लेना चाहते हैं। तो आज का जो दौर है वो वाकई वो 3 बंदरों का दौर है। वो 3 बंदर भी पीड़ित हैं। वो गांधी से पूछते हैं कि भाई आप तो सही समय पे ऊपर निकल लिए और हम तीनों को यहीं छोड़ दिया। आज सही में घुटन होने लगी कि वो कुछ ना बोल पा रहे हैं ना उनको कुछ। तो वही कि वो तीनों बंदरों का डिपिक्शन क्या था उस समय का और आज का क्या कर दिया हमने उन बंदरों की पीड़ा नहीं हरी। वो बंदर आज एकदम पूरे, हमने भी मास्क लगा लिया है डर से, ये कुछ अजीब सा डर है हमारे बीच में। तो वो मास्क तो उन्होंने उस दिन से लगाया था कान और आंख और नाक में। तो ये तो आज हमें सामने से हो रहा है कि पूरे पेपर रंगे पड़े बलात्कार की खबरों से, हाँ,
सारी बातों से, और हम लोग उसको सिर्फ एक फैशन में भाई आज का पेपर पढ़ा क्या तुमने और चल दी हम आगे। तो आज फिर से शायद मेरे ख्याल से इसका महत्व बहुत ज़्यादा हो गया कि हम बहुत ज़्यादा गांधी पे बात न करके गांधी ने क्या किया उसको तुरंत अपनाएं या उसको तुरंत निकलें। ऐसी किसी यात्रा पे हम और आप निकले हैं क्या आज तक? तो क्यों, क्या हम क्या गुनने के लिए बैठे हैं क्या? यानी आज कोई समस्या नहीं बची है। आज हमारे और आपके बीच में या बाहर निकलने पर कोई समस्या शेष नहीं है क्या? कि सब खत्म हो गया, गांधी ने सब पूरा हल करके चले गए और सिर्फ ये आयोजन नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि समस्या वहां से ज्यादा दो चार आज हो गई। शायद आज हम फिर से एक अजीब सी परतंत्रता में अब जाने लगे हैं, वैचारिक है जो कि अब हम जिसमें घुटन महसूस करेंगे थोड़े दिन। तो क्या हमको कोई अब यात्रा नहीं निकालनी? तो हम उसकी प्लानिंग कब करेंगे? तो प्लानिंग की जरूरत नहीं है, वही डर आपका साथ देगा। और देखिएगा आप अचानक उठ के खड़े होंगे कि मैं गांधी, तब आपको ना खादी पहनने की जरूरत है, ना डंडा लेने की साथ में जरूरत है। वो कविता उस दौर की थी कि माँ खादी की वो डंडा दे दे, माँ खादी का को दे, चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। अब आवश्यकता नहीं है, आप सब गांधी महसूस करने की जरूरत है। तो मैं चाह रहा था कि कुछ बोलें आप लोग, परंतु कोई बात नहीं। कुछ और मुझसे पिक्युलियरिटी में कुछ पूछना चाहे तो वो जरूर करें मुझे, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि गांधी पे बात करना एक इतने कम समय में वो पॉसिबल नहीं जब तक कि आप मुझसे जानना नहीं चाहते कि ये क्या है आज का दौर। आज के दौर में बात करेंगे तो शायद ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। गांधी जैसे साहस नहीं बचा था, गांधी जैसे साहस नहीं बचा। गांधी जो साहस, हाँ आप थोड़ा सा लेट आए तो मैंने देखा, मैंने वही बताया, गांधी में साहस नहीं था साहब, गांधी डरपोक का। वही थोड़ी देर पहले मैं वही बता रहा था कि अपने भीतर उस डर को आप खत्म मत करिए, आप मरे हुए नहीं। तो मैं भी बहुत डरपोक आदमी हूँ, तभी वही आप अपने भीतर के डर को पहचानिए कि आप किस चीज से आपको डर लग रहा है, वही है पॉइंट। इसलिए गांधी में वो साहस नहीं था, गांधी बहुत डरते थे, इसलिए वो हर चीज करते थे, क्योंकि वो ये तय नहीं कर पाते थे कि आज मैं जिंदा रह के करूं क्या, खाऊं। जैसे मैं आज बताऊं कि मैं सुबह उठूं, मैंने भोजन किया, मैंने नहाया, और उसके बाद मैं करूं क्या। एक मेरे पास नौकरी है जिससे कि मुझे खाना पीना मिल जाता है, इसके बाद खत्म, फिर मैं आराम करूं, क्या करूं। वो काम भी मैंने बहुत अपनी क्षमताओं से निपटा लिया, ये तामझाम हमने खड़ा कर लिया, पूरा प्रपंच खड़ा कर लिया। तो क्या ये हमारा असली ध्येय है? अरे कहीं गांधी के पास ना मकान है, ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, तो क्या उसका फिर जीवन जीवन नहीं है? उस पर नौकरी भी नहीं थी, तो क्या वो जीवन जीवन नहीं है? फिर कुछ भी नहीं है, उसको क्या जरूरत है स्वतंत्रता के बारे में सोचने की? तो गांधी जैसा साहस करने की जरूरत ही नहीं, साहस तो हिंसा हो जाएगी। आप तो फिर जब हाँ बिल्कुल सही आपका ना कि आप धमकाने नहीं जा रहे किसी को, आप किसी को कुछ करने नहीं जा रहे, तो उसकी जरूरत ही नहीं। आपको तो सिर्फ प्रस्तुत होना है मरने के लिए। गांधी हमेशा मरने के लिए प्रस्तुत हुए, हमेशा, हर जगह। वो जैसे लाला लाजपत राय को लाठी लगी वो भी मर जाते, वो उस दिन दांडी यात्रा में जब लाठीचार्ज हुआ वो भी मर जाते। अच्छा मुझे ये बताइए कि मैं आज यदि उपवास पर बैठता हूं तो मेरे को क्या मालूम है कि मैं चौथे दिन मर जाऊं? अन्ना हजारे आज बैठते हैं, वो उनको मालूम थोड़ी 85 साल का 90 साल का आदमी है, वो क्या 21 दिन तक बैठा रहेगा? तो आप मरने के लिए प्रस्तुत करिए, वो साहस है, साहस बहुत है। बस ये है कि हम ये तय नहीं कर पाते कि हमारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है या जीवंत रहना। तो जीवंत रहिए, जिंदा मत रहिए। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। यदि मैं आज जीवंत महसूस नहीं कर रहा हूं, जीवित महसूस नहीं कर रहा हूं, तो प्रश्न करिए स्वयं से, क्या आप जिंदा हैं या जीवित हैं? वो साहस देगा, है ना? साहस बहुत है, क्योंकि डर बहुत है भीतर। ये जो आप बोल रहे हैं साहस नहीं है, इसका मतलब साहस है, क्योंकि वो आपका डर दिखा रहा है कि मैं नहीं कर सकता, है ना? तो वो होगा,
वो होगा, क्योंकि उनको क्या समझ थी कि ये करना, ये सविनय, ये वो शब्द कहाँ से आते थे? ये शब्द अपने आप क्वाइन हो जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को यदि हम एक डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये इसमें कोई बहुत बड़ा भारी वो नहीं छुपा है कि विचार एकदम भारी, ऐसा कुछ सोच समझ नहीं चुकी है। उसने बोला भैया कि मेरे को आज ऑफिस नहीं जाना, तुम्हारा काम नहीं करना है, उसके लिए मैं तुमको गाली नहीं बकूंगा, उसके लिए मैं तुम्हारे विरोध में कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कि ये गलत है, ये मैं नहीं करूंगा, और इसके लिए मेरे को हाथ जोड़ के बैठना है, और मैं तुम्हारे सामने ही बैठूंगा, क्योंकि मैं तुमको अपने से अलग नहीं मानता, मैं तुमको अपने से अलग नहीं मानता। उन्होंने कभी अंग्रेजों के साथ वन टू वन लड़ाई कभी की नहीं। उनके आप लेटर पढ़ेंगे जो उन्होंने हमेशा उनको लिखे, उन्होंने बात की कि महानुभाव, मैंने ये पाया है कि आपने ये जो कानून बनाया है ये शायद हम लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं है ना, आप बेहतर पढ़े लिखे और समझदार हैं, आप जानते हैं कि इसको मानना हमारे लिए शायद उतना है ना अनुकूल नहीं होगा, इसलिए हम लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, और आज से मैं इसके विरोध में उपवास पर बैठूंगा। उन्होंने भूख हड़ताल शब्द का उपयोग नहीं किया कभी, उन्होंने उसको एक दर्द के रूप में, एक दुख, उन्होंने विरोध नहीं किया। आप विरोध मत करिए, साहस होगा, दर्द अपने भीतर, भाई ये मेरा दुख है, ये मेरी पीड़ा है, उसके लिए, और आप उस चीज को समझेंगे। जिस दिन आप ये करेंगे कि आपको धोखे से भी एक समय खाना ना मिले, तो आप मेरे उपवास की पीड़ा को समझ जाएंगे। इसीलिए उतनी बड़ी हुकूमत, उतनी बड़ी सत्ता झुकी। क्या वो हिंसा से झुकती जिसने एटम बम फोड़ दी? क्या वो यूरोपियन सत्ता जिसने पूरा नाजी जर्मनी जिसने ऑक्यूपाई, तो क्या ये क्या हिंसा से झुकते? इसीलिए थोड़ा सा विरोध हो गया कि हिंसा को उन्होंने नहीं किया, और अपने डर को अपना साहस और अपना हथियार बनाया। उनको मालूम, उनको कोई चार्टिंग नहीं थी कि मैं 1920 से 1927 तक ये करूंगा कि आज का दिन ये आएगा, आज का दिन ये आएगा। जो सामने आता गया वो करते हैं, बस वही हमको करना है। आप कुछ कह रहे थे? गांधी के विचारों को भी मारा जा सकता है, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, जैसे आज का जो दौर है वो कम्युनिकेशन का दौर है ना, और इसमें इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से फैलती है, तो इसमें होता क्या एक्चुअली मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। तो जितने बच्चे यहाँ जो बैठे हुए हैं, इन्होंने गांधी को नहीं पढ़ा, पर गांधी के बारे में मीम जरूर देखे होंगे, और उसमें बहुत ही ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन गांधी को लेके है। तो वो जो मतलब जो फेक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जो रियल है वो कहीं दबा हुआ। तो वो जो नई जनरेशन है ना वो नहीं लड़ पा रही, तो एक्चुअली अल्टीमेटली हो गया ना, गांधी के विचार भी मर गए। इसमें मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैंने ये देखा, अक्सर ये बिल्कुल सही है आपका, कि हम अपने घरों में देखते हैं कि दीपावली के समय हम साफ सफाई करते हैं, बहुत सारी पुरानी चीज़ें से निकल के आ जाती हैं, जिससे कि हम तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं कि अरे यार ये वो है ना, वो कितना भी अनुपयोगी हो हमारे जीवन में, कितना भी अनुपयोगी हो वो उस वक्त, परंतु हम उसको झाड़ पोछ के फिर से रख देते हैं, और वो फिर अगले साल हमको दीपावली में अरे यार ये हो, हम उसको फेंकते क्यों नहीं? है ना, ऐसा है ना कि हम उसको झाड़ पोछ के, और या उसको दिख जाने मात्र से हमको एक अजीब सी अनुभूति होती है, नहीं बस आज दीपावली है। तो वो हम उसको देख पाते हैं कि अच्छा, उससे ऐसी अनुभूति होती है, हम थोड़ी देर ट्रांस में चले जाते हैं, एक अजीब सी तंद्रा में पहुंच जाते हैं, कुछ चीज के देखने मात्र से। वो गांधी का विचार है, वो विचार है। ऊपर से कितनी भी धूल जमी है मीम्स की, ये कितना भी कुछ जम जाए कचरा, तो अपने तो वो दीपावली की साफ सफाई अपने जैसे घर की करते हैं, अपने भीतर जाके करिए किसी समय, हर एक 2-4-5 दिन में 5 मिनट का आत्म साक्षात्कार जब आप करेंगे, वो जब धूल हटती है ना, तो आपको अपना खुद का कोई एक विचार या जो आपने पढ़ा देखा सुना है वो आपको समझ में आए कि हाँ ये है करके। जो तारीख सर अभी आपने कहा उसमें मतलब वो एक गांधी के बारे में भी था और अदरवाइज भी देखें
मतलब किसी भी बारे में हो सकता है जो मेल्स के थ्रू या सोशल मीडिया से क्रिएट होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए शायद वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी नज़रों से पढ़ो हर चीज़ को, क्योंकि समझदार आप भी हो, बिल्कुल हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसको जजमेंट कर सकता है किसी भी बात को, मतलब सिर्फ गांधी की ही बात नहीं करना। किसी बात की बात नहीं हाँ, है, हर अपने विचार- आप को झाड़ पोछ कर देखते रहिए। हाँ, इसमें एक चीज और जो इंटरनेट है इसमें बोलते हैं कि जब सच अपने घर पे तैयार होकर घर से बाहर ही पहुंचा, जब तक झूठ आधी दुनिया के चक्कर लगा चुका हो, तो ये जो हम देखते हैं हम झूठ देखते हैं जो हो रहा है, तो उससे काउंटर करने का कोई तरीका नहीं है। आप उसको आप बोल रहे हैं एक दिन में उसको देख लूंगा, पर बाकी के 360 जो 65 है तो 364 दिन तो वो झूठ ही है, वो झूठ ही बिल्कुल। इसका उत्तर आपके प्रश्न में इसलिए ऐसे छुपा हुआ कि आपने इतिहास पढ़ा होगा कि पूरा यूरोप एक तरफ था और एक नाजी जर्मनी, वो बहुत तेजी से ऑक्यूपाई कर रहा था सारी चीज़ों। झूठ इतनी तेजी से फैलता है पर वो खत्म हो जाता है, ये तय रखिए। जो जितनी जल्दी से फैलेगा ये समझिए कि वो सिर्फ फैल रहा है। जैसे आज के उसकी बात करें कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, पर क्या आप ये मानते हैं कि ये हमेशा रह जाएगा? नहीं, हमको मालूम है कि ये हमारी मीनिंग से यानी वही उसी प्रहार से जाएगा, चला गया है, तो हमने उस चीज़ को खत्म किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जो विनाशकारी होती हैं, जो झूठ होता है, जो है ना प्रलोभन होता है, ग्रीड होता है, ये बहुत तेजी से फैलता है। जैसे इतिहास में ही गए आपने बोला, तो उस टाइम 2 कंटेम्पररी थे, एक हिटलर था और एक इंग्लैंड का चर्चिल, है ना। अब हुआ क्या, जो जीत गया उसको वाहवाही मिल रही है ना। अब अगर हिटलर बाई चांस जीत जाता है, इसकी एक गलती थी वो है ना, स्टैलिन की वजह से हार, अगर वो जीत जाता तो वो बोलता मैं अच्छा हूँ। और कोई चर्चिल बहुत अच्छा नहीं था, उसने इंडिया में क्या क्या नहीं किया है ना, बंगाल का पैमाइन था और ये सब कुछ चीजें थी, उसके बाद भी उसको अच्छा बोला जाता है। इमीडिएटली आपने एक बात नोटिस की, आपकी इसलिए इंटरप्ट करो, इमीडिएटली उस चुनाव में वैसे चलते हार, इमीडिएट यानी द डे जिस दिन उसको हीरो डिक्लेयर किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1945 में, विंस्टन वॉर हीरो, 3 हीरो थे, रूजवेल्ट और अपना स्टालिन और ये। The day he was declared as a hero of Second World War, he was defeated in the very election. And Attlee, हाँ ठीक है, और एटली आए। एटली कौन थे? एटली वो लेबर पार्टी का, यानी वही आदमी जिसके लिए गांधी ने काम किया, मतलब मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आंदोलन वालों के लिए। तो फिर चर्चिल जब हीरो था या उसने इतना बड़ा वो किया था, फिर वो तुरंत क्यों हार जाता है ना। ये हमारे सोचने की बात है कि अच्छा उसी समय आपने देखा एक बात और फिजिकल बता रहा हूं क्योंकि आपकी उसी समय स्टालिन की मौत होती है, उसी समय स्टालिन की मौत हो जाती है। उसके बाद जैसे हम बहुत पहले की बात करें, इतिहास में जाके अशोक की बात करें कि उसने कलिंग जैसा युद्ध लड़ा और इमीडिएटली अशोक की डेथ हो जाती है। ये हम इसको समझने की कोशिश करें कि हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई परजीवी या ऐसा कोई विनाशकारी कोई चीज़ इमीडिएट होता है तो उसकी देह तो तुरंत नष्ट होगी, विचार थोड़ी देर प्रिवेल कर सकता है, मानता हूँ इस बात को, है ना। नहीं तो फिर क्या है कि सत्य कहाँ पे जाके बताएगा कि मैं सत्य हूँ। तो निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज शायद सत्य को ज़्यादा ज़रूरत है जल्दी जल्दी सामने लाने की और युवा पीढ़ी के साथ में लगातार इंटरेक्शन की। वही मैंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन इसलिए अब बहुत जरूरी है रोज के हिसाब से, यानी अब हमको रोज गांधी और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग एक्ट की जरूरत है। जितने ज्यादा हम वैचारिक सत्र सेमिनार गांधी पर आज जितनी जरूरत हो गई है और उसके हिसाब से उसकी एक्ट की, क्योंकि युवा पीढ़ी क्या है होता है कि जैसे इन बच्चों की बात करता हूँ कि कल तो जाएगी क्या कॉलेज? नहीं मैं तो नहीं सोच रही, ठीक है तो मैं भी नहीं जाती। ये बहुत सामान्य सा है, यानी उनका खुद का कुछ भी नहीं होता। तू करेगी तो मैं चलती हूँ पिकनिक में, नहीं तो ठीक है, तो ऐसा अक्सर होता है। हमको यहाँ पे इंडिविजुअलिटी हम लोग खो देते हैं अपनी। जैसे मुझे यहाँ आना है तो मुझे मेरा विचार चाहिए, इनसे नहीं पूछूं कि कल चलना है क्या। ये
तो वही हम लोगों ने ये खो दिया। वैचारिक सत्रों की इसलिए आवश्यकता, इसलिए इंटरेक्टिव सत्र बहुत जरूरी है। मेरे प्रवचन करने से, मेरे भाषण कर देने मात्र से क्या वो हम हल ले पाएंगे, या क्या हम समस्या को समझ पाएंगे, या उसका हल निकाल पाएंगे? अच्छा चलिए मान लीजिए एक थ्योरी बना भी ली, तो क्या वो इम्प्लीमेंट होगा? मेरे से नहीं लगता। मैंने वही कहा, मैंने हमेशा गांधी को आचरण में इसलिए लाने की कोशिश की उस बात को, कि जितनी जल्दी मैं काम कर सकूंगा, मतलब सामने से होकर, दौड़कर, उठकर, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि हम ऐसे क्लोज डोर मीटिंग्स में बहुत ज़्यादा बात कर लें और एग्जॉस्ट हो जाए। ये शायद उतना आवश्यक नहीं है। चलिए बहुत अच्छा है कि आप कुछ बच्चों से कुछ प्रश्न कहीं से आता कि भाई हाँ जो भी मन में आता है, इतना छोटा सा प्रश्न हमेशा बहुत छोटे से होता है क्वेरी, परंतु हो सकता है कि वो बदलाव बहुत बड़ा लाए। सर एक बात पूछ लेते हैं, जैसे इन्होंने मीम देख रहा हूँ, वही पूछो गांधी से रिलेटेड कौन सा मीम देखा है, वो इन्फॉर्मेशन सब बता देंगे आपको, चाहिए देखा होगा, एग्री करते हैं सब थे? आज सबके पास में मोबाइल है, देखते ही होंगे। नोट पर ही देखेंगे गांधी। ये तो बोलने में आ गया। अच्छा, anyone of you can draw Gandhi over here? Anyone? Can you outline the Gandhi over here? अच्छा, can you outline Gandhi inside you? Okay, done. अच्छी बात है, ना करें बाहर, but you can draw Gandhi inside. एक उस आउटलाइन को पहचानने की कोशिश करिए कि वो उतनी सी लाइन क्या है जो एक बार बिना जोड़े बन जाती है। गांधी जी ने बहुत ही मतलब मूल सिद्धांत जैसी बात कही थी कि जो भी परिवर्तन आप आसपास देखना चाहते हैं वो अपने में लाए। तो यदि ये मूल मंत्र जैसा भी अपना लिया जाए, यदि कितनी कोशिश बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं, लेकिन थोड़ा भी कर पाए तो शायद। जैसे मैंने जहाँ तक जाना, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, पर मैंने ऐसे देना चाहता हूँ कि जब मैं 8th क्लास में था तब मेरी क्लास टीचर मुझे 8th क्लास के पेपर जाने दे रहे थे, मतलब सेम टाइम पे। तो मैंने ये जाना कि यदि उस दिन से मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं लिमिट हूँ कोई, तो मैंने जब भी देखा तो मैंने दे दिया दूसरे को तुरंत। यदि मुझे वो चीज़ आ रही तो आप उसको तुरंत देते चले। जैसे मैं बच्चों के लिए करता हूँ कि जो भी बच्चा मिलता है उसको किताब दे दें, या समय है आपके पास 1 घंटे का, वो समय हम तुरंत, हम ये ना सोचें कि यार वही मैंने कहा, वो भूल जाए कि तू चल रही है, मत किसी को पकड़ने की कोशिश मत करिए, उठिए, खुद काम करिए, व्यक्तिगत खुद का काम खुद कर लीजिए पहली बात। उसके बाद जो समय बचता है आपकी आमदनी को छोड़ के, मैंने कहा जरूरत सबकी पूरी है, कोई आवश्यकता नहीं है आप सोच कर देखिए आप जिंदा मात्र हैं। आपको थोड़ी थोड़ी शर्म आनी चाहिए भीतर कि हम जिंदा हैं। मुझे तो रोज शर्म आती कि मैं सिर्फ जिंदा हूँ। रोज इस कोशिश में लगा रहता हूँ कि जिंदा, जीवित और जीवंत होने में मैं अंतर कर सकूं, और सिर्फ जिंदा न रह जाऊं, जीवित हूं और फिर जीवंत हो जाऊं। इसलिए मैंने आज तक अपना बर्थडे नहीं मनाया, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरा आना मेरे हाथ में नहीं, परंतु मेरा जाना मेरे हाथ में है। मैं चाहता हूं कि मेरा जाने का दिन मेरा बर्थडे मना, वो मेरा असली दिन होगा कि यदि लोग 4 लोग ये मान के अरे ये काम का आदमी चला गया, तभी तो हम गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम अपना बर्थडे हर बार मना लेते हैं, हर साल मना लेते हैं बिना किसी के, वो तुम जिंदा होने का बर्थडे, तो क्या इतनी बड़ी बात है? अरे तुम भीड़ हो, तुम मैंने हार मास के लोग थे, कुछ नहीं उसके अलावा। तो ऐसे 100 लोग हैं, सब मनाओ रोज। हर एक दिन में मैंने इतनी बड़ी जनसंख्या पैदा कर दी है, गाय भेड़ बकरी, हम जनसंख्या पर बात नहीं करते कभी कि यार ये हम लोग कैसे हो गए करके। तो एक दिन में ही तो मेरे ख्याल से 2-3 लाख लोगों का बर्थडे एक ही दिन में आता होगा, आता होगा। तो पूरा देश ही रोज ही, तो कर क्या? अच्छा फिर ये एकमात्र है जिंदा है, सुबह से शाम कर लेना और फिर डॉक्टर के पास चले जाना। कहाँ से आ रहे हो? डॉक्टर के पास से। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास। तो ये 2 उत्तर है ना। जब भी किसी से पूछो कहाँ से आया सर, डॉक्टर के पास से आया। कहाँ जा रहे? मैं तो गई डॉक्टर के पास जा सकती, तो क्योंकि मेरे पास समय नहीं।
यानी मैं सीधे मरूंगा, तो कुछ ज़्यादा मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट होगा। मतलब मैं आज भी इतना परिपूर्ण हूँ आप लोगों के बीच में, मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी इमीडिएटली यदि मैं जाता हूँ तो मुझे उतना सा भी रंज नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मैंने मैं भरपूर है, आज अभी भरपूर, उस ऊर्जा से भरपूर हूँ, मैंने सब कुछ पाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब आज की अभी के। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी वो प्रश्न छूट जाए कि तू मेरे साथ चलेगी या नहीं, जल्दी से जल्दी उसको बदल दीजिए उस वाक्य को कि मैं खुद चलूंगा। अभी मैं निकलूंगा, चला जाऊंगा बच्चों के बीच में, उनको 2-4 किताबें, हाँ बैठ जाओ पढ़ दो, हाँ उनको कुछ बजाते आता है, किसी को कुछ गाते आता है, तुरंत गाओ, सोचो मत, मर जाओ। तो जिंदा रह के मर जाना कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, जीवित रह के मरो तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए बहुत अच्छी बातें हुई और ऐसा होने दीजिए, कितना ये अच्छा लग रहा है कि ये नए प्रश्न निकल कर आते हैं। सर आपने जैसे बोला कि बच्चों को कि अपने अंदर का गांधी ड्रॉ कर लीजिए अपने अंदर, तो ऐसा क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए वो आउटलाइन गांधी की आपकी बनेगी नहीं अंदर, तब आपकी अपनी खुद की आउटलाइन निकल कर आएगी कि आप कौन हैं, आप स्वयं गांधी। गांधी को विचार के रूप में लीजिए, गांधी की ड्रॉअर जब भी करने की बात मैं कर रहा होता हूँ, मतलब ये कि आप स्वयं गांधी हैं, गांधी व्यक्ति नहीं है। गांधी एक वाद है, एक विचार, एक आचरण है, एक प्रयोग है, एक सत्य है, एक दर्द, इन सबका मिला जुला स्वरूप गांधी है। आप उसको हमेशा उसी रूप में लीजिए, भूल जाइए, गांधी को इंसान के रूप में मत लीजिए प्लीज। जैसे जैसे आप ड्रॉ करेंगे आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ कचरा बन गया है, दैट इज यू, वही है आप अपने को कचरा महसूस करेंगे, उस दिन से आप आगे जाएंगे, शून्य से शुरू करिए, मत कि आप जिस दिन आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं, खत्म, आप फिनिश हैं, जब आप हैं आपने मान लिया। गांधी ने किसी दिन नहीं माना अपने आप को, वो तो मरते समय तक उसको समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूँगा आगे, मेरा आज का क्या दिन है। तो ये हम तो सबको करने का है, तो वो अपनी अपनी और हाँ मैंने शायद आपको कर दिया। हाँ तो मैं यही कह रही थी कि अभी के सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि हम अंदर के गांधी को जीवन पहला काम क्या अपने आप पड़ता है? को बिल्कुल improve मेरा जो करना, ऐसा keep improving। बिल्कुल, ये आज तक बहुत हाँ जीवंत बने रहे। बिल्कुल जीवन है। देखिए जैसे मैं हाँ जैसे मैं जान पाता हूँ सब लोग की अपनी अपनी प्रतिभाएं, अपनी अपनी क्षमताएं हैं। सबसे पहले तो मैंने मेरा जहाँ तक रिसर्च रहा है 3S का रहा है कि स्वास्थ्य, संबंध, सम्मान, संतुष्टि। सबसे पहले व्यक्तिगत स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है, जिससे गांधी जी ने भी बहुत जोर दिया। वो मैंने बहुत ही कम वो शायद बीमार पड़े या हुए, तो स्वस्थ रहिए सबसे पहले। उसके लिए पूरी एक ड्रॉ होनी चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए, आप बाहर मत कुछ भी करेंगे। क्योंकि मुझे कोटेशन वर्ड बाय वर्ड याद नहीं रखते, इसलिए मैंने मात्र एक कोटेशन लिख के लेकर आया था कि ये आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि मुझे वर्ड बाय वर्ड याद नहीं रहते कोटेशन। क्योंकि मैं उनको रखता नहीं, क्योंकि उनको मैं भीतर कर लेता हूँ और खुद ही ना शुरू करता हूँ, तो मुझे उसके शब्दों को याद रखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती निश्चित रूप से। तो स्वस्थ रहिए। अब क्योंकि हम डेमोक्रेसी में, एक समाज में, हम थोड़ा सा अपने आप को एनिमल से अलग करके देखते हैं, तो जब इस प्रकार की बात आती है तो फिर सामाजिक संबंधों की बात आती है। तो वही स्वास्थ्य, संबंध, संतुष्टि, सम्मान, ये चौथा हमने इसको पूरा उल्टा करके रख दिया है। और 5वें नंबर पे आता है धन, तो हमने इसको पूरा तो सबसे पहले स्वास्थ्य, संबंध, सम्मान, संतुष्टि, सम्मान, और उसके बाद आता है धन। हमने इसको पूरा उल्टा करके रख दिया। हम सबसे पहले धन कमाने में लगे हैं, उस धन से फिर हम सम्मान हासिल करते हैं। पैसा फेंको, सम्मान हासिल कर लो, वो झूठा सम्मान हमको मिल जाता है, हम उसमें चले जाते हैं दबा देने। धन कमाने में पूरा समय, तो धन कमाने में इतना समय लगा दिया कि जो स्वास्थ्य दिया था ऊपर वाले ने, अरे सबसे बड़ी पूंजी है, ईश्वर न करे सभी लोग सुंदर हैं, सभी लोग परिपूर्ण है, मैं मानता हूँ। वो जो थोड़ी बहुत कमियां जिनको हम
फिजिकली चैलेंज करते, तो मेरे को तो ईश्वर ने पूरा करके भेज दिया। मेरे को तो एक कौड़ी की जरूरत नहीं। मेरा पूरा शरीर मेरे साथ है, पूरा शरीर स्वस्थ है, बीमार नहीं है। तो इससे बड़ी पूंजी तो मेरे पास सही नहीं ना। यदि मान लीजिए मेरे पास 5 करोड़ है और मैं बीमार हूँ घर में, तो वो मतलब ही नहीं करता। तो हमने धन कमाने पूरा उल्टा कर दिया मेरी थ्योरी को लोगों ने, कि पूरा धन से सम्मान हासिल कर लिया, उसी धन से वो स्वास्थ्य हासिल करने की देखते हैं तो वो मिलता नहीं है, वेंटिलेटर पे चले हैं आज, ठीक है। और फिर वो स्वास्थ्य सबसे आखिरी में आ गया। मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तू चलेगी क्या, मैं जाऊंगा क्या, कल 5 बजे उठूंगा, मैंने अलार्म लगा दिया हूं, मैं कल जाऊंगा। अरे बहुत बड़ा हो गया, आज का काम खत्म। आज मैं सुबह उठा, मॉर्निंग वॉक पे चला गया, अगले दिन का कुछ नहीं करा, क्योंकि पैर दुखने लगेंगे, क्योंकि तुमने एक ही दिन में पूरा मॉर्निंग वॉक कर लिया है। ठीक है सर, इसमें जो आपने अभी स्वस्थ रहने वाली बात कही, तो उसमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है और मन से स्वस्थ रहना भी जरूरी है। दिमाग से हमारा मन हमारे शरीर में है, दिमाग में जो गंदगी है, स्वस्थ, हाँ तो मन स्वस्थ, देह स्वस्थ तो मन स्वस्थ, विकार नहीं आएगा। मन से मतलब दिमाग में जो गंदगी है सर आज के समय में, हाँ विकार अपने आप जाएंगे। आपके पास समय मत बचाइए, अपने पास आपके पास 24 घंटे में 25 घंटे आप करके देखिए, आपको लगेगा कि अरे हाँ मेरे पास तो समय नहीं है। मतलब मैं आज, आपको डर लगेगा उस दिन यार कि मेरे अभी नहीं मरना, मेरे को अभी नहीं मरना। मैं रोज ये सोचूं मेरे को आज नहीं मरना, क्योंकि अभी का काम है सामने का, मेरे को इसको कंप्लीट करके जाना है। वो डर देखिएगा आप, जिस दिन आप काम कर जाएंगे आपको डर लगने लगेगा कि अरे यार आज अभी रह जाऊँ बस थोड़ी देर बाद, कि ये काम खत्म करके जाऊँ, है ना। तो मैडम भाई छोटी छोटी सी बातें हैं कि इसको सीधे ऑर्डर में चलने दें। स्वास्थ्य, संबंध, सम्मान, संतुष्टि और ध्यान, हम इसको उल्टा ना करें। ये हमको अपने आप रास्ते बताएगा सुबह से शाम तक के कि आपको करना क्या है। बहुत छोटे छोटे काम हैं सर, और आजकल तो ये हो गया एक व्यक्तिगत चीज शेयर कर रहे हैं, मैंने आवश्यकता नहीं है उसको फॉलो करें आप लोग। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है हमारे देश की, हमारे समाज की। इस धरती ने इतने सारे फल दिए थे कि सिर्फ तोड़ के खाना था हमको। मैं अभी, आप जानते हैं सर थोड़ा सा, कि मैं सीधे फल ही खा के ही मैं ठीक। कंद है, मूल है, फल है, इतने सारे कि हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी अनाज को उगाने की। हमने क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा दी, तो फिर हमको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने लगी, और फिर जनसंख्या ऐसी हो गई कि अब जनसंख्या हावी हो गई। अब हम ये नहीं समझ पा रहे कि जनसंख्या हमारे ऊपर हावी हो गई, हम एक दूसरे के ऊपर। अब क्या हो रहा है कि हम सिर्फ उस रैट रेस में लगे हुए हैं कि हम इस तरफ से उस तरफ पहुंच जाए बस, बाकी हम पीछे देखना बंद कर देते हैं। जिस दिन मेरे पास कार हो जाती है मैं पीछे देखना बंद कर देता हूँ कि साइकिल चल रहा, आवश्यकता किसी चीज़ की नहीं। आज फिर वापस हम किसी भी डाइटिशियन, अब हम जाते हैं डाइटिशियन से पूछने की क्या खाना है। अब हम डाइटिशियन उसके पास जाते हैं, फिजिकल ट्रेनर के पास ही, तो वो बोलते साइकिल चला। अब तो फिर क्रेटा क्यों खरीदी फिर तो तुम, हाँ और उसकी फीस कितनी है, तो बोले 15,000 रुपये, वो एक लाइन बोलने की। आप बहुत उससे जाता अपॉइंटमेंट लेके 15,000 यहाँ पर काउंटर जमा करिएगा। तो क्या हो गया सर, वो उत्साह नहीं है, मैंने अच्छा नहीं लगता है। हाँ साइकिल चलाइए अभी कहाँ से आया, अभी क्रेटा से आया। वो यहाँ पे दर्द हो रहा है क्योंकि बैठे हो ना तुम उसमें रात दिन से। तो ऐसा है कि फिर वो क्या करते हैं पता है आपको, आप उस पर मजे की बात देखेंगे कि वो ऊपर रखते हैं साइकिल क्रेटा के। साइकिल उतारते हैं, मैंने उनको इतनी शर्म है कि वो घर से साइकिल निकल, तो 250 किलोमीटर जाएंगे यहाँ से पचमढ़ी, वहाँ 3 दिन साइकिल चलाने का कोर्स करके आएंगे और फिर वापस जाएंगे कि सर आपने हमको 7 दिन बाद बुलाया था, तो आपने साइकिल चलाई, बस 3 दिन चलाई। तो ये क्या है,
मानसिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सब में, वही बताया था उसने केमिकल लोचा बोलते हैं, है ना। मैं बात कर रहा था कि क्यों गुंडे और उसको दिखाई देता है, क्योंकि हमने थोड़ी सी शर्म करनी होगी कि हमने गांधी को पैटर्न बनाया, गांधी को ट्रेंड बना लिया, हम बात करके निकल जाना चाहते हैं। हम लोग रियली वी आर फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, हम लोग कायर हैं, पता है? हम अपने साहस को पहचानना नहीं चाहते क्योंकि हम लोग बहुत आराम उसमें आ गए हैं मोड में, है ना। तो उससे बाहर आ जाइए तो मेरे ख्याल सब लोग जीवित हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, यानी ऐसे प्रश्न और जिससे कि मैं बता पा रहा हूँ, यानी और मेरे मन में ये है कि हम बहुत लंबी बातचीत कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने आसपास को देख लें, अपने आसपास के परिवेश को बदलें, है ना। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से वैष्णव जन अगर हम उसको गाते हैं तो अलग बात है, लेकिन जब हम मन से उसको गाते हैं एक्चुअल में वो उनका पूरे जीवन के पीड़ा है तो उसको वो बताना चाहते हैं। कभी आप लोग जैसे नए बच्चे हैं इसको सुनिए, समझिए, महसूस करिए, तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो कभी महसूस करता हूँ तो बेबी जी नहीं बहुत अच्छा नहीं, वो जोड़ने के लिए उन्होंने शुरू किया था परंपरा का कि हाँ, बहुत बड़ी चीज हाँ, जोड़ना है। वो लिटरल मीनिंग उनका यही था कि मास को कैसे एक साथ बनाए रखें, क्योंकि जैसे संध्या हमारे यहाँ प्राचीन वैदिक काल से चले आए कि हम लोग मूलतः गुफाओं में रहने वाले और खेती करने वाले लोग हैं। तो जब संध्या समय हो जाती है, सूर्यास्त हुआ, उसके बाद कबीलाई संस्कृति में क्या कि भाई एक दूसरे को जाने कैसे, क्योंकि भाषा थी नहीं, तो संगीत था, संगीत आया, ध्वन्यांकन पहले हुआ, संगीत में बैठे, किसी ने कुछ राग पढ़ी, किसी ने कुछ गा दिया, किसी ने कुछ, तो वो एक मास में जुड़े रहने का संतरी और बहुत सारा कुछ। सर इसमें जो सार्वजनिक गणपति या दुर्गा उत्सव करने का जो था वो प्रयोजन भी यही था कि लोग आपस में बात कर, मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल ये उस समय की आज के नीड, समय में देखें तो हाँ, कुछ मतलब एक पराकाष्ठा हो गई। मैंने क्या कहा वही, मैंने क्या कहा कि हमने चीजों को भोंडे रूप में, फैशन के रूप में अपनाया, यानी अब वो शोर है, देखिए अब हम ही लोगों को, अब वही हम इस ताकत में नहीं है, वो जो डरपोक होने की आप कह रहे साहस नहीं है कि आप अपने बाजू में बजने वाले चोंगे का साहस नहीं कर पाते कि इसको थोड़ा भैया लोअर द वॉल्यूम, है ना, यानी आपके पास वो नहीं है, क्योंकि आप बोलते हैं कि यार जाने दो, थोड़ी देर की बात है, हाँ बस ये, तो ये क्या हो रहा है, ये भीड़ है, ये भीड़। सब परिवर्तन भी कुछ इस तरह से है कि जहाँ तक हम अपने बच्चों में भी देख पाते हैं, हम लोग जब बच्चे थे उनकी उम्र में थे तो शायद कहीं हमने किताबों में, हिस्ट्री में पढ़ा भी है और बातें भी की हैं, कुछ इस तरह के कार्यक्रम भी किए हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में थोड़ी बहुत जानकारी है कि क्या हुआ था आज़ादी में। और आज की जो जनरेशन है, जो आज हमारे बच्चे हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको शायद या तो अभिव्यक्ति नहीं है या उन्हें मालूम नहीं है। तो ये जो आयोजन करने का, ऐसे कल पूरा सुन रही थी मैं कार्यक्रम जो हुआ था, उसका कारण ही ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको ये वो चीज़ें फिर से बताना पड़ रही है कि अपन क्यों 75 महीने पहले ये सब आयोजन शुरू कर रहे हैं कि हर महीने ही जब आयोजन लगातार, उनको तो दूध झाड़ने वाली बात है। मतलब दिवाली जो लोकेश ने बोला कि आज वो दिवाली, मतलब आज से हमने शुरुआत करी हो सफाई की, तो जो 75 महीने तक अगर हम लगातार झाड़ते रहेंगे तो शायद पिक्चर क्लियर हो जाएगा, शायद बच्चों को मालूम भी पड़ेगा। हम लोग हाँ कुछ दिन पहले वैचारिक सत्र में हम लोग इसी प्रकार की चर्चा चलेंगे कि हमने शायद डिजिटल होकर थोड़ा सा खो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो उसको एक डर समाया हुआ है कि मैं कितना कमा पाऊंगा या मैं लग पाऊंगा भी नहीं। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसको उस डर से अलग करें, परंतु हम उसको, हमारा भी हमारी लिमिटेशंस कहाँ पे है कि जनसंख्या और भीड़ इतनी हो गई कि हम उस डर को अलग नहीं कर सकेंगे अब, क्योंकि हम कैसे दे दें, मैं कैसे इसको कह दूं कि ठीक है तुम कुछ मत करना, मैं तुमको वो कर दूंगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता व्यक्तिगत। तो एक जटिल समाज हमने खुद बना लिया है ना, अब हम उसमें फंसे हुए हैं, ट्रैप महसूस कर रहे हैं, और हम ये, तो हमको ये रियलाइज करना कि अब हम उस चीज़ पे आ गए कि भैया एक बच्चा करें,
ठीक है, अब हम उस एक बच्चे पे पूरा फोकस करें, फिर भी वो डर जाता नहीं कि इसका क्या होगा। हम डरने के बीच में से हमारे के दो साथी में से कोई एक छोड़कर चला गया उम्र के किसी दौर में, तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। और फिर आज जो अभी कह रहे थे मीम्स का दौर है, लोग मीम्स में जिंदगी जाना, वो क्या बहुत क्षणिक जिंदगी जीकर। तो अभी आपने बीते दिनों में एक पढ़ा सुना और कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, क्योंकि हाँ वो जीवित महसूस नहीं कर रहे, वो जीवंत महसूस नहीं कर रहे। उनको समझ में आ गया कि हम कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। अभी कल कोई मैं पढ़ रही हूँ, मुथूट फाइनेंस वाले ने, अब जो कुबेर है स्वयं, वो स्वयं आत्महत्या पे वो है। बड़े बड़े एक्टर्स और वो सब जो इतने भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो घर जाके जब कमरे में जाते हैं, जब आईने के सामने खड़े होते हैं, तो खोखलापन सामने दिखता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम जो हो हवा में हो। तो वर्चुअल मत जिए, मैं कह रहा हूँ वर्चुअल मत जिए। मैं आज भी किताब पढ़ता हूँ, मैं आज भी मेरे पास मेरी अपनी लाइब्रेरी में कोशिश करता हूँ कि ठोस शब्द पढ़ सकूं, काले सफेद पन्ने पे काले अक्षर में पढ़ सकूं। मैं मोबाइल पे मैंने उनको कह दिया है फ्लाइट मोड में डाल दे, शायद आप लोगों के फोन फ्लाइट मोड में, यू कांट अफोर्ड टू पुट इट ऑन फ्लाइट मोड दीज डेज, बट आई कैन। मेरे और मेरी वाइफ के फोन, दोनों के फोन बंद हैं अभी, क्योंकि हम यहाँ पे वैचारिक सत्र में हैं। मन से कनेक्ट होने, घंटी बजेगी तो टूट जाएंगे। पर आप लोगों के फोन हैं क्या साइलेंट पे हैं या बंद हैं या फ्लाइट मोड पे हैं? यदि है तो आप जीवित हैं, तो आप जीवित हैं। और नहीं, बात मैं बच्ची को कह रही थी, थोड़ी उसी मेंटली उसको प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कहा आपके पास मोबाइल में कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा पिक्चर जो आप चाहते हो डाउनलोड करना, वो डाउनलोड करने के लिए स्पेस नहीं है। मोबाइल आपको बताता है कि आपके पास स्पेस नहीं, स्टोरेज इज फुल। तो आप क्या करते हो, आप कचरा जो होता है उसको डिलीट करते हो, फिर एक नया अच्छा फोटो आप लाते हो, मगर यहाँ से डिलीट नहीं करते। यहाँ ये इसने कहा उसने कहा सब सिर में रखा हुआ है, तो फिर नए विचार को आने के लिए आपके दिमाग में जगह नहीं है, तो आप उसको भी डिलीट करना। तो यही बातें हैं कि अगर हम जीवित जब हो पाएंगे, जब हम अच्छे और बुरे में अनुभव करके बुरी बातों को बंद हटाना सीखेंगे, तब हम अभी पिछले दिन की वही बात चल रही कि आप लोगों में से किसने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी हैं? आप लोगों ने आज के बच्चों नैतिक कहानियां, पंचतंत्र की कहानी पढ़ी है? वो क्या नाम बता रहा था मैं अभी, बुद्ध की कहानी, जातक कथाएं पढ़ी, जातक कथाएं पढ़ी। तो अभी भी हम इस पीढ़ी को भी यदि हम जातक कथाएं दे पाए, पंचतंत्र की कहानियां दे पाए, तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा। परंतु पहली फुर्सत में रिंगटोन वो खोल लेती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारा बच्चा रिंगटोन खोल देता है, वो तो फोटो भी खींच लेता है, और मेरे से तो वो देखते नहीं बनता, पर वो बता देता है कि खुश हो जाते हैं। तो आप तो खुश हो रहे हैं ना गलत चीज से, तो आप उसको अमर चित्र कथा दीजिए, आप उसको जातक खोल मत दीजिए। ये हम समझ रहे हैं इस चीज को कि ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि हम स्वयं लेकर बैठते हैं उस चीज को। हम उसको ये बता नहीं सकते कि हम काम कर रहे हैं, उसको उसका काम वही है। अच्छा, फिर अंततः तीन चीज और बता दूं मेरी थ्योरी में आती है। आप कहीं से भी सोच कर देखिएगा जीवन को, तो भक्षण, भ्रमण और रमण, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है जो हमको सीधे सीधे साक्षात सृष्टि से प्राप्त हुई है। वो है पहला भक्षण, दूसरा भ्रमण, तीसरा रमण, और चौथा आता है संगीत, यानी नाद जिसको हम कहेंगे, ध्वनि जिसको हम कहेंगे। आप कहीं से भी सोच कर देखिए, कितना भी सोच लेंगे, आप इस चौथी चीज से ऊपर नहीं जा पाएंगे। आपको सबसे पहले भूख लगेगी, आप कुछ खाना चाहेंगे, जैसे ही आपका पेट भरेगा आपको नींद आएगी। पेट मैंने तो अपना व्यवहारिक है, बायोलॉजिकल वो है फंडा कि आपका पेट भरा आपको नींद आएगी। नींद आएगी, जैसे वो पूरी होती है आप में उत्साह, ऊर्जा आएगी, ऊर्जा में आप भ्रमण करेंगे, भ्रमण में आप फिर रमण करेंगे।
इसके अलावा कुछ नहीं। और जब इन तीनों चारों चीज़ों से की वो आप खत्म होती है तब आपको संगीत अपने आप सुनाई देने लगता है। इसलिए अपन वो अक्सर फिल्मों में देखते हैं ना कि वो गाने के पीछे म्यूजिक बजने लगती है अपने आप, क्योंकि हम रिलैक्स होते हैं। इसलिए संगीत जो नाद है, जो ध्वनि आई, वही हमको असल रिलैक्सेशन देता है। तो जब जैसे जैसे हम मूल से दूर जाते हैं इतना सा हम खत्म होते हैं। स्टिक टू दैट माइंड कि भाई आज का भोजन कितना सात्विक, कितना जरूरी। जरूरत से ज्यादा मत जाइए, बीमारी करेगा। उसके बाद निश्चित रूप से भ्रमण करिए, मतलब वैचारिक भ्रमण भी आप कर सकते हैं अपने आप का, वो जरूर करिए। उसको सोचिए कि इस भ्रमण का लाभ किसके लिए, क्योंकि हम समाज में हैं, सामाजिक भ्रमण करिए कि मैंने आज निश्चित ये छोटी छोटी चीजें जिस दिन हम करना शुरू करेंगे, एक्चुअल आज से अभी से आप परिपूर्ण होते जाएंगे। आप किसी मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहा हूँ, किसी प्रकार से इसको मानने की आवश्यकता नहीं है। न मुझे मंदिर जाने की आवश्यकता होती, मैं नहीं जाता। मैं कभी किसी उसको नहीं जाता, कभी मैंने आज तक मैं किसी बाबा से नहीं मिला हूँ। आई डोंट बिलीव इन ज्योतिष, आई डोंट बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा देता हूँ, मैं समस्याओं को थोड़ी बहुत हद तक हल कर देता हूँ, मैं कुछ लिख लेता हूँ। अभी पता चला कि मेरी जो वार्ताएं हैं वो बार बार लगा दी जाती हैं आकाशवाणी में बिना मुझे पेमेंट किए। बोले सर आपकी वार्ताएं इतनी सामयिक हैं, इतनी समग्र हैं कि वो साल भर में 6 बार लगा देते हैं एक ही वार्ता। बोले सर ये खत्म ही नहीं होती। बोले तो ऐसा क्यों है? तो बोले आपके गुरु कौन है? मैंने कहा कि मैं मेरा स्वयं गुरु, मेरे गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप भूल जाइए इस बात को कि गुरु मेरा कोई गुरु, मैं मेरा स्वयं गुरु हूँ। क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने के लिए ये कैसे जरूरी है मैं मान लूं कि किसी के बताने पर की जाएगी। ये कैसे मैं मान लूं इस बात को? मुझे नहीं जरूरत पड़ती। कोई भी अच्छा काम करने के लिए वो भीतर से समझ में आता है कि भैया कोई गिरा तो उठा दो, उसमें वो उसके बोलने गुरु जी आएंगे क्या उसके लिए बताया कि अब इसको उठा भैया तो ये गलत है। ये हमने अपने आप को बांध लिया बहुत ज्यादा। तो स्वयं के गुरु स्वयं बनिए, अच्छे काम करिए, छोटे छोटे जो सामने दिख। आप ये मत, आप प्लानिंग मत करिए, संस्था मत बनाइए। बहुत ढेर संस्था, मेरी कोई संस्था नहीं, मैं किसी संस्था में नहीं, मैं सब संस्था में हूँ, सब संस्थाएं मेरी हैं, मेरी अलग से कोई संस्था नहीं। अच्छा काम करने के लिए कोई संस्था नहीं है ना। गरीब बस्ती में जाइए, मेरे पास यदि एक्स्ट्रा पड़ी है अमर चीज का सब, वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता उसको टॉर्चर मत करिए। हाँ, ये आपका काम नहीं, आपका काम देना है। यू इनिशिएट थिंग्स। वो उसको वो जिस दिन वो धूल झाड़ेगा दिखेगी, खोलेगा, एक पन्ना पढ़ता, ये दिस इज द प्रोसेस। क्योंकि वहां पे भीड़ बढ़ा दी। अब हम कम रहते तो शायद जल्दी इतने लोग रहते पूरी दुनिया में तो बात ही क्या थी, सब कुछ रहते। अब हमने अपनी समस्या खुद बढ़ा दी है, अब वो उससे जूझ रहे हैं रोज के रोज। तो भाई रोज के रोज तुमको खुद को जूझना पड़ेगा। मैं क्या कर लूंगा उसमें? ये मैं बोल दूं कि मैं मसीहा हूँ, गलत है, कुछ नहीं होने वाला। आप लोग मेरी मूर्ति बना के पूछ लो, हाँ बस और कुछ नहीं करोगे इसके अलावा, क्योंकि वो है ही नहीं ना। वो आप लोग भीतर मानते ही नहीं कि मैं भी हूँ। तो भाई सब मूर्ति हो या सब मसीह हो, कोई आवश्यकता नहीं किसी को एक दूसरे को कोई। तो वही लगे आज शायद बहुत ज्यादा जरूरत हो गई वैचारिक सत्रों की, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की, इमीडिएट। इसके बाद क्या, अच्छा वो इंडिविजुअल पे जाना चाहिए कि तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। सास जैसी को वो अपने आप आ जाए, जिसका जो तुम्हारे साथ रुचेगा वो आपके साथ आएगा। जब वो डांडी माता में किसने करा, कितने लोग हो गए भैया? सर 85 लोग हो गए, अब निकले क्या? तो ये मतलब बताया जाता है कि जब डांडी यात्रा शुरू हुई, जैसा आपने कहा कुछ लोग शुरू हुए, लोग जुड़ते रहे, जहाँ से लोग आते हैं और ऐसा होता है। एक क्लास चलने वाला है ना। अच्छा आया लोगों को लगेगा कि अच्छा है तो
चलिए, और मुझसे क्या चाहते हैं? सर एक चीज़ और, जैसे जो अभी बोल रहे हैं कि बच्चे जुड़ नहीं रहे या जो नई जनरेशन है वो जान नहीं रही है ये प्रॉब्लम है, तो गांधी को नहीं पहचानती। उसके लिए मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा बना दिया है कि आपको सिर्फ पढ़ना है, दूसरी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको जॉब चाहिए तो सिर्फ इसी की बात करना है, अपने टॉपिक की, दूसरे से बात ही नहीं करना। मतलब जो बेचारे के जो होना चाहिए ना वो सब हटा दिया गया, आपको एक मशीन बना दिया गया कि आप मशीन की तरह काम करो, आपकी जॉब लग जाएगी बस, इसके अलावा आपको इधर उधर नहीं मिलेगा। इसमें एक अच्छे से वाकई मुझे मेरे जीवन से जुड़े अनुभव हैं। मैं यंग, अभी भी यंग हूँ। आई फील थ्रू हार्ट कि यंग हूँ, फॉरएवर यंग ऐसा है। इंटरव्यू दे रहे मैं जाया करता था, तो इंटरव्यू में वो सामने बैठते हैं और उसमें धीरे से ऐसा हो जाता था 2-4 प्रश्न या 4-6 प्रश्न कि वो उनको ऐसी फीलिंग आने लगती थी कि इंटरव्यू किधर से चल रहा है। वो थोड़ा सा उसमें आते थे कि सर मतलब वो चुप, क्या हुआ सर, इंटरव्यू आप हमारा ले रहे हैं या हम आपका ले रहे हैं? तो बोले नहीं सर, हम आपको नहीं रख सकते। आई वॉज रिजेक्टेड इन एवरी इंटरव्यू। कि बोले कि हमको यहाँ काम करने वाले की ज़रूरत है। बोले आप हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे। मैंने कहा आप ये मत करिए, मुझे जॉब की ज़रूरत होगी। नहीं, बोले सर आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बोला बहुत अच्छा समझा कि तो अक्सर मेरे साथ ये हमेशा हर जगह होता रहा। कई जगह तो इंटरव्यू में पैनल ज़्यादा बड़ा बैठा था, मतलब कि अकेला ऐसा लगता है जैसे ऐसे पूरा 7-8 लोग बैठ गए और मैं अकेला पहुंच गया। तो ऐसा समझ में आता था कि जैसे कोई आक्रमण होने वाला है सामने आपके ऊपर। और वो पहला प्रश्न पूछते थे कि तो मैंने कहा कि बहुत मुझे अजीब सा लगता था कि जो जानकारी सामने आपके पास पूरी है, आपके हाथ में है, उसके बाद भी आप उसको रिपीट कर रहे हैं, है ना, आपके पास तो दरअसल क्या होता है कि हमने ये जो कार्यक्रम करने का जो बनाया हुआ है ना, हम उसके दायरों में बन रहे हैं। वैसे ही हमने जीवन को कर दिया है। कि आपका प्रश्न क्या आया था कि वो बच्चे लोगों को पूरा वो फोकस, जॉब का फोकस कर दिया एकदम, कोई हमने दायरे बना दिए। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे शायद जॉब की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ कमाना है तो फिर मैंने देखा कि मेरे पास बहुत पैसे आने लगे अपने आप, मुझे फिर जॉब नहीं करना पड़ा। मैंने जहाँ जिस चीज़ को किया वहीं से मुझे पैसा आ गया। बल्कि जितनी ज़्यादा लोगों की मैंने मदद की उससे ज़्यादा मुझे मिला, तो मैंने उसमें से उतना ही लिया जितनी मुझे ज़रूरत है। भैया कितने 3 ड्रेस चाहिए, हो गया। एक थोड़ा सा परिवहन भी चाहिए, या कोई आ जाएगा ले जाने, पीछे बैठ जाओ, आप चले जाओ, कोई आवश्यकता नहीं। आज तो वही आ गई बातें कि भैया पूल में चलो, तो फिर पूल तो तुम बनाने लगे, तुम पहले से तुम तो अच्छे चलते थे, तो तुमने पहले उसको अलग किया। नहीं, तुम अलग पहुंचो, मैं अलग आता हूँ, तो ये तो तुमने किया गड़बड़। तो वही दायरे तुमने फंसा दिए हैं, अब तुम डर गए हो। अब हम दोनों ने ये तय किया कि भैया यही तो बच्चा हमारा है, वो मेरे को अलग से लाने की क्या जरूरत। अब मैं उसको एक अलग से ले आऊँ और फिर सब कुछ छोड़ दूँ और उसको देखते रहूँ पूरे समय, मैं कुछ नहीं करूँ उसके अलावा। तो ये तो हमने अपने आप किया कि हमने सबने अपने अपने नौनिहाल ले आए हैं और हम अब कुछ नहीं करते। हम उसकी चिंता में खुद भी घूम रहे हैं, उसको भी प्रेशर कर करके उसको भी लटका रहे हैं पंखे से, खुद भी करवा रहे हैं अपने से। तो ये तो आपको खुद सोचना है। अब इतना कड़वा यदि हम नहीं बोलेंगे तो किसी को समझ में भी नहीं आती बात। अब ऑपरेशन में आप बोलोगे सिरप पिला के करेंगे तो वो होगा नहीं, इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा। तो मत करिए, भीड़ मत बढ़ाइए, ये दायरे अपने आप खुलेंगे। ये वैचारिक द्वंद इसलिए तो पैदा हो गया, ये जो इतना सारा आतंकवाद जो सामने दिख रहा है क्या दरअसल। आप 1970 में जाकर देखिए, पीसफुल था, क्योंकि जनसंख्या उस समय उसके हिसाब से कम थी। अब भीड़ हो गई, मैं खाऊं क्या, मैं रहूं कहाँ, तो मैं लड़ मरूंगा, क्योंकि और फिर प्राइम फोकस जिंदा रहने का। मैं मरना नहीं चाहता, मैं अमर आ गया हूं, ऐसा लगता है मेरे को। मरने से इतना डर लगने लगता है कि अरे तो वो करोगे क्या जिंदा है, ये प्रश्न खड़ा है। तो भाई मत इन चीजों से मत फंसो।
तय कर लो। जैसे हमें कभी महसूस नहीं होती कभी व्यक्तिगत तौर पे कि हमारा अपना बच्चे चाहिए, तो फिर ये कौन है, ये क्या है, ये मैं क्या करूं इसके लिए? प्रश्न मेरे सामने ही है। आपका जाया मेरा जाया सब एक ही है, अनावश्यक है ये सोच। और चलो एक करो, दायरे आपने वो, और फिर सेट पैटर्न कि भाई इतनी तनख्वाह इतना ही। अच्छा थोड़ा सा हमने अपने सामाजिक दायरों को भी बड़ा अजीब सा करके रखा है कि महिलाओं को आगे आओ, महिलाएं कमाएं भी, और फिर वो विवाह की जहरी पे चले जाएं, और फिर सामने वाले को आप जॉब वाला देखो। ये तो गलत है। और फिर वो अपनी बच्ची को सामने ला रहे, यदि वो जॉब करती तो एक बेरोजगार अच्छा है ना। मैं तो बेरोजगार को कहता हूँ, मैं तो फख्र से कहता हूँ मैं बेरोजगार, और मैं बेरोजगार ही रहना चाहूँगा। तो ये तो हमने बना दी नौकरी को, क्या मैं नौकरी करने के लिए बस नहीं आया हूँ। आप ये बताइए सस्ती में आपके नौकरी करने के लिए पैदा हुए, अरे आप जीने के लिए पैदा हुए, और जीने को आप जिंदा रहना समझ लीजिए कि खाओ पियो जिंदा रहो, बीमार पड़ो दवाई। ये क्या डेफिनेशन है? ये दिस इज नॉट डेफिनेशन। मैं जीने के लिए आया हूँ, मैं भरपूर भ्रमण, वही मैं भक्षण करूंगा, मैं भ्रमण करूंगा, मैं रमण करूंगा और संगीत सुनूंगा। तो इन चारों के समय निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये तो आपको सोचना है। मैंने सोच लिया कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना जीवन नहीं जी पा रहा हूँ, एक को लाके उसकी स्थिति गलत बात। तो वो फंसेंगे आप जैसे जैसे जाएंगे, आप अभी से तय कर देते हैं। बस वही मैंने देखा है अक्सर लोगों को, मेरे साथ के जितने दोस्त हैं सबके, वो आज मुझे मिलते हैं तो बचते भी हैं कुछ, और कुछ रोते भी हैं मेरे सामने कि तुम अच्छे हो यार। मैं तो दिन से ही अच्छा, तुम भी बहुत अच्छे हो। मैंने कहा क्योंकि तुम इसलिए अच्छे हो क्योंकि तुम इतनी सारी समस्या होने के बाद दूसरे को अच्छा बोल रहे हो, तो तुम सबसे अच्छे तुम। तो वही एक दूसरे को बोलो कि उसको देखो और तुम बोलो कि तुम अच्छे हो, बोल कर देखो अच्छा लगेगा। आप अच्छे हैं बोलिए उसको आप अच्छे हैं, वो आप बोलिए उसको आप अच्छे हैं, आपको अच्छा लगेगा, आपको ऊर्जा मिलेगी भीतर की अरे हाँ यार हम इंसान हैं। हम इस कुचक्र में अपने आप को इतना बुरी तरीके से फंसो, आप निकलेंगे बाहर, खोलेंगे, आपके संचार होगा, देखिएगा आप करके, एक दूसरे की तरफ देखिए। आज हम देखते नहीं, फोटो में देखते हैं, डीपी में, एक दूसरे को सामने आमने नहीं देखते हम, है ना? तो गलत है, गलत है। मैं असीमित हूँ ये बता दूं। आप मुझसे 3 घंटे 4 घंटे लगातार भी बुलवाएंगे तो मैं नहीं खत्म होता। और ईश्वर ने जो भी मैंने समझा जाना है कि मैं बात कर पाता हूँ, और बहुत अच्छे से मैं वहाँ तक भी ले पाता हूँ लोगों को कि भाई आप यहाँ से चलना शुरू करिए। ये ईश्वर ने बहुत अच्छा वो है, और मैं खुद भी फिर महसूस करता हूँ कि मैं साथ में चलता हूँ। तो निश्चित रूप से चलें, साथ में चलें, बहुत छोटी चीज़ें करें। हम करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स मैंने किए कि भाई मेरे पास मेरा खिलौना बचा हुआ है, घर में पड़ा रहे, दूसरे को दे दे, वो थोड़ी देर उस खिलौने से वो खेल ले, आगे बढ़ा दे। तो बहुत ज़्यादा खिलौनों की फैक्ट्रियाँ पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि हम एक दूसरे के साथ खेलना शुरू करें। आप लोग अभी आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कुछ खेल खेलते हैं? हाँ, पर हॉबी में जरूर लिखते हैं, टेबल टेनिस लिखते हैं ना, पर करते नहीं। कोई खेल नहीं खेलता, मैं जानता हूँ, पर सबके बायोडेटा में 3 डले रहेंगे। तो वो क्या है? आप उसको पसंद करें, पर समय नहीं है, मादा नहीं है। आप लिखते हैं टेबल टेनिस, तो वो आपको पसंद है, तो आपने कभी खेला है? बस इतना संतोष पहचान लीजिए कि तो बहुत जल्दी समस्याएं हल होंगी। तो मेरी तो कोई हॉबी नहीं, क्योंकि सभी हॉबी, मैं क्यों अपने आप को लिमिट करूँ? मेरे को तो आप अभी हेलीकॉप्टर दीजिए, मैं उसको भी उड़ाऊँ, क्योंकि वो जो उड़ा रहा है वो भी मेरे जैसे ही है।
तो मैंने अपने जीवन में मैं जहाँ से बता सकूँ कि मैंने कोई चीज़ सीखी नहीं, मैंने हमेशा करने की कोशिश किया। तैरना मैंने सीखा नहीं, मैंने सीधे नर्मदा नदी में गया पहले दिन, जिस दिन मुझे समझ में आया कि ये, और मैंने सीधे तैरा। मैंने सोचा कि या तो डूबोगे या तो तैरोगे, तो जब लोग तैर रहे हैं तो आप भी तैरोगे, आप नहीं डूबोगे। और मैंने नहीं सीखा। मैंने जिस दिन कार लेकर आया तो चला कर ही लेकर आया, सीखा नहीं। सीखने जैसी प्रक्रिया को थोड़ा सा पीछे करें, उससे क्या है कि आप अपने आप को लिमिट करते हैं। बस एक ध्यान रखें, क्योंकि भीड़ में है आप अकेले नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, परंतु ये कि कमजोर नहीं। ठीक, तो ये अंतर आप पैदा करिए तो जिंदा से जीवित में आएंगे। नहीं तो फिर मुर्गे भी लिखे रहते जिंदा मुर्गा, क्योंकि उसको मरना तय है। इसलिए वो विशेष रूप से हम लिखते हैं जिंदा आदमी नहीं, हम अपने आप के सामने नहीं लगाते ना, जीवित से पर स्वर्गीय से जरूर लगाते हैं। गलत है। पहले जीत तो लीजिए। थैंक यू सर। सर से हमें काफ़ी सारी, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो लंबा, वरना हम 1 घंटे का लेक्चर लेते हैं तो बच्चे बार बार टाइम देखना शुरू कर देते हैं कि कब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वो पूरा एक सब्जेक्ट पे फोकस होता है। लेकिन यहाँ मुझे लगा कि मैंने किसी को ऐसा महसूस नहीं किया कि कोई समय देख रहा है या किसी ने आजू बाजू देखा हो कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, काफ़ी लंबा चले गया। तो मुझे लगता है कि सर को एक दिन में, मतलब एक दिन हम बुला लें और एक दिन बुला के सारी चीज़ों को समझ लें। मेरा व्यक्तिगत निवेदन है ये कि मुझे सीमित मत करें, बिल्कुल कहीं से भी। और अभी जो आप जितने भी आयोजन करेंगे जी, मेरा इतना सा भी सहयोग है, लगता है कि मैं कहीं काम आ रहा हूँ, आप मेरा सहयोग। सर हमारे यहाँ एनएसएस भी चलता है और एनएसएस के जो बच्चे हैं वो भी कई बार उनको भी इस टाइप की विचारों की आवश्यकता होती है। हमारे आसपास के गांवों में कैंप भी लगते हैं, वहाँ पे भी वैचारिक गोष्ठियाँ करवाते हैं। तो डेफिनेटली हाँ सर, ये हमारे कॉलेज की थोड़ी सी एक ऊपर ओपन में है बाहर, लेकिन हाँ, लेकिन अभी एक्चुअल में क्या है सर, बच्चे आ नहीं रहे हैं। ये टोटल स्ट्रेंथ है जो बच्चे हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। अभी क्या है, फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं, सेकंड ईयर फाइनल ईयर के बच्चे आ नहीं रहे हैं। और वो भी जो बाहर के बच्चे हैं उनको चूँकि हॉस्टल अलॉट नहीं किए गए हैं तो वो बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। केवल जो लोकल बच्चे हैं या जिनको ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत आती है वो बच्चे यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, बाकी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं कोविड के कारण। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े दिन के अंदर समस्याएँ डेफिनेटली हल होगी और बच्चे वापस आने लगेंगे। तो इस टाइप का आयोजन, चूँकि लंबा आयोजन है, 2022 तक जाना है और 75 हफ्ते का हमारे पास समय है, तो हम प्लान करेंगे ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ और वहाँ पे आपकी बिल्कुल आपके विचारों को किसी भी सिर्फ विचार तक नहीं, एक्शन तक बिल्कुल क्योंकि आई बिलीव इन एक्शन। विचार का कोई मानी नहीं जब तक वो दिखता नहीं, सामने होता वो दिखना चाहिए। बदलाव वहाँ से आता है। वो प्लानिंग कर देते हैं कि गाड़ी आपको निकालनी है, तुम चले जाना भाई। हाँ वो सही बात दिस इज नॉट द वे। तो मैं उसमें विश्वास करता हूँ, पर शुरुआत यहीं से होगी इसी प्रकार से। एक छोटा कदम बड़े उसमें कर देगा। तो मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से सर का और मैडम का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना समय, हमें अमूल्य समय दिया और यहाँ पे आके हमारे बीच में ये बताने की कोशिश की कि गांधी एक व्यक्ति नहीं बल्कि गांधी एक विचार है और उसे यदि हम जीवन में थोड़ा सा भी अपना लें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है। खास करके स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है डिसिप्लिन की। और गांधी जी के बारे में हम देखें कि गांधी जी बड़े अनुशासित भी थे, तो अनुशासन भी अगर हम थोड़ा सा अपना लें तो मैं सोचता हूँ कि वहीं से हमारी एक शुरुआत होगी कि हमने गांधी को अपने अंदर अपनाने की शुरुआत कर दी, कोशिश कर दी। थैंक यू वेरी मच।